मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आपके सामने हॉस्पिटल फार्मेसी पेपर सॉल्यूशन 2025। ये आपके सामने हॉस्पिटल हॉस्पिटल फार्मेसी का पेपर सॉल्यूशन है। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते थे हम क्या क्या कवर अप कर लिए हैं। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़, आपकी नैया बहुत नज़दीक आ गई है। तो आप करिए क्या, सुपर 25 क्वेश्चन, सुपर 25 क्वेश्चन और 2025 का ये जो पेपर कराया जा रहा है इसको एकदम अच्छे तरीके से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से कवर अप कर लीजिए। यदि आप ये सब अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों, अब इसको यदि दोनों को आप कवर अप कर लेते हैं तो आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी। अब कहेंगे सर इसमें क्या हो, सुपर 25 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 14 आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन है, और देखा जाए तो 60 ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मार्क का पूरा फिर पूरा डिटेल में। 1 मार्क में कुछ भी हो सकता है, जैसे फिल इन दी ब्लैंक, एमसीक्यू वगैरह कुछ हो। ये सीरीज अभी कल ही शुरू की गई है आपके सामने, इसको यदि ज्वाइन करेंगे तो आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं आपके सामने, और बढ़िया पेपर करना है तो 2023 का प्रीवियस, 2024 का प्रीवियस और 2025, ये तीनों साल के पेपर को आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे, आपका काम हो जाएगा। इस वीडियो में 2023 हम कर लिए थे, 2024 कर लिए, इस वीडियो में हम आज कवर अप करने वाले हैं 2025 का फुल पेपर सोल्यूशन के बारे में। तो ये आपके सामने पेपर रहा हॉस्पिटल फार्मेसी का। सब इंस्ट्रक्शन वगैरह जानते हैं। अगली बार पेपर कब हुआ था आपके सामने, 16 जून 2025 को हुआ था। ठीक, अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ से इधर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा, समय बिना गंवाए सीधे चलते हैं, कह दिया डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। उसके बाद क्या करना, स्कोप इट्स नेशनल तथा इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में पूरे अच्छे तरीके से कवर अप करने वाले हैं इसको, मतलब पूरा डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह पूरा अच्छे तरीके से बताना है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, तो लिखा है हॉस्पिटल के बारे में समझते, फार्मेसी अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बताओ 1-2 बेड नहीं होते, कईयों 100 बेड होते हैं। उसके बाद उसमें एक प्यारा सा फार्मेसी होती है। ठीक है, हमने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है भाई, तो पढ़िए भाई, अब समय नहीं बचा मेरे भाई, चाप के पढ़िए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक तरह का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, अब बताओ, उसी में फार्मेसी है, उसी में नर्सिंग है, सब कुछ प्रेजेंट तुम्हारे पास है यहाँ से। यह ट्रेंड, वेल एजुकेटेड और साइंटिफिक इक्विपमेंट की सहायता से हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या बोला गया, देखो, ट्रेंड इसलिए बोला गया क्योंकि जितने भी डॉक्टर रहते हैं वेल मस्त रहते हैं। ठीक है, और क्या लिखा, वेल एजुकेटेड रहते हैं, एकदम अच्छे तरीके से एजुकेटेड रहते हैं। ठीक है, यहाँ से अब क्या लिख रखा आपके सामने, और ठीक है, लिख रखा आपके सामने क्या होगा, साइंटिफिक इक्विपमेंट, अलग अलग इक्विपमेंट रहते हैं एकदम अच्छे तरीके से, सहायता से क्या कर देते हैं, हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, उसी को हॉस्पिटल बोलते हैं। अब डिफिनेशन, रियल डिफिनेशन क्या होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की, यहाँ से आते हैं। देखिए, रियल डिफिनेशन क्या दे दिया गया है, हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर है जिसमें दवाओं और, ठीक है, जिसमें दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को चुनने और तैयार करने, कलेक्ट करने, डिस्ट्रीब्यूशन करने आदि भी तुम्हारे पास शामिल होता। कहने का मतलब क्या कह रखा, आप ध्यान से सुनिए। बोला गया आपके सामने हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर मतलब जहां आपके स्वास्थ्य का केयर किया जाता उसको बोला जाता, जिसमें दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को चुनने, मतलब दवा को चुनने तथा चिकित्सा उपकरण जैसे ऑपरेशन के दौरान या इक्विपमेंट वगैरह हॉस्पिटल में बहुत सारे लगते हैं, उनके चुनने और तथा तैयार करने, कलेक्ट करने, जैसे कलेक्ट करने, डिस्ट्रीब्यूशन आदि करना क्या कहलाता है आपके सामने, हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन उद्देश्य ड्रग्स को रिसीव करना, उनको स्टोरेज करना, पेशेंट तक वितरित करना। मतलब क्या होता है, आप देखिए, ये हॉस्पिटल फार्मेसी मेनली क्या होती है, दवा लेती है। जैसे अब हॉस्पिटल में जो जो दवाइयाँ लग रही हैं उसको कहीं से न कहीं से हमको उपलब्ध कराना है, उनको रिसीव करना, और उसे प्रॉपर मैनर में क्या करना बाबू, स्टोरेज करना, क्योंकि स्टोरेज नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे लॉस हो जाएगी। ठीक, पा लिए आप दवा, स्टोरेज कर लिए, फिर पेशेंट को वितरित करना, मतलब जो भी पेशेंट को जो भी दवा चाहिए उसको क्या कर देना, आपको वितरित करना, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना,
फार्मेसी के अंतर्गत आता है। हॉस्पिटल फार्मेसी दवा निर्माण और पेशेंट, ठीक है, पेरेंटल प्रोडक्ट बनाने का भी कार्य करती। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, PPR लिखने का, पेशेंट बताइए मतलब आंसर सीट में कैसे लिखें, ठीक है, उसका भी किया जाएगा, अभी पढ़िए यहाँ से। देखिए क्या लिख रखा है, हॉस्पिटल फार्मेसी दवा निर्माण, दवा का निर्माण करती है। दवा निर्माण मतलब मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं मेरे भाई, दवा का निर्माण जैसे जो पर्चा पे लिखा रहता है उसे 1 बाय 1 क्या कर देती है, निर्माण करती है। पेरेंटल प्रोडक्ट बनाने का भी कार्य करती है। पेरेंटल प्रोडक्ट मतलब इंजेक्शन वगैरह का काम यही करती है। ठीक, अब एक हॉस्पिटल फार्मेसी में कितना, प्लीज इसको याद रखिएगा, इससे MCQ भी पूछा जाता है। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की आवश्यकता है, यदि 50 बेड से ज़्यादा रहेगा तो कितनी हॉस्पिटल की फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 3 होती है। अप टू 100 बेड रहेगा तो आपको कितना, 5 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अप टू 200 बेड रहेगा तो आपके सामने कितना, 8 फार्मासिस्ट की। यदि अप टू 300 रहेगा तो आपके सामने 10 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब फार्मासिस्ट के बारे में आप जान गए कि अलग अलग जगहों पे आपके सामने अलग अलग तुम्हारे पास फार्मासिस्ट उपलब्ध होते हैं। नंबर अकॉर्डिंग टू बेड के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में वो क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये कहानी रही। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हॉस्पिटल की, यानी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देख लिखे। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में ये करते क्या, पहले करेक्ट ड्रग्स मिक्स, यानी मिक्स तरीके का उपयोग को सुनिश्चित करते, मतलब सही दवाइयाँ क्या कर देते वहाँ पर मिक्स करके रखते हैं। पेशेंट के लिए रिकॉर्ड तथा बिलिंग बनाते, मतलब पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड, उसका नाम क्या है, काम का है, गांव का है, कौन डॉक्टर देखे, कौन इंजेक्शन लगाना है, ये सब कुछ मैनेज करते हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ दवा दी गई है तो उसका बिलिंग और भी अन्य चीज़ की बिलिंग यही करते हैं। यानी क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन फाइल बनाना। प्रिस्क्रिप्शन फाइल मतलब जैसे डॉक्टर नहीं होते हैं कि एक फाइल बना देते हैं, उसी में उस पेशेंट का सारा ब्यौरा, एक्सरे हो गया, ब्लड प्रेशर, यानी जितना जांच होता सब उसी में रखा जाता है। ये सेंट्रल एरिया पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट केयर एरिया रहेगा तब क्या होगा गुरुदेव, देखिए रेगुलर रूप से नर्सिंग यूनिट में जाकर दवा क्षेत्र का जाँच करना। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए होता है ये आपके सामने, ठीक है ये मान लेते हैं आपके सामने एक वार्ड रहा, ठीक है, वार्ड में मान लेते हैं आपके सामने यहाँ पर मेन आपका सामने नर्सिंग पॉइंट है, इधर से ऐसे बेड 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 लगा हुआ, मान लेते हैं ऐसे 50 बेड लगा हुआ, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू 50 बेड लगा हुआ। तो इस यूनिट में जाके हमें फार्मासिस्ट की चेक करना है कि इस वार्ड के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं कि नहीं, वही चीज़ लिखा गया, देखिए साफ साफ लिख रखा है। जाकर दवा क्षेत्र की जांच करना, मतलब प्रॉपर मत लेते हैं, मान लेते हैं नर्सिंग ने थोड़ा सा याद पड़े तो फार्मासिस्ट वहाँ जाकर देखिए कहीं दवा की तो कमी नहीं है, उसको मेंटेन करना। क्लिनिक में रोगियों द्वारा लाई गई ड्रग्स की पहचान करना, मतलब जैसे क्लिनिक से कोई दवा लाई रही है तो रोगी सही दवा लाया है कि नहीं, मान लेते कुछ बोला गया कुछ और कुछ ला दिया कुछ और, ठीक है, तो उसकी जांच करना किसका जिम्मेदारी होती है, एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। ठीक, दवाओं के उपयोग और IV प्रशासन है तो रोगी परामर्श का शामिल होना। कहने का मतलब दवा का कैसे उपयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उपयोग करना बताना आपकी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की। IV मतलब इंट्रावेनस, जो तुम्हारे पास प्रशासन, मतलब किसके द्वारा इसको कहाँ लगाना है, जैसे मान लेते हैं दवा लगाना सुई तो भैया IV लगाना है कि IM लगाना है कि इंट्रावेनस लगाना, सॉरी इंट्राडर्मल लगाना, ट्रांसडर्मल लगाना, ये सब मायने रखता है, कौन बताता है, एक फार्मासिस्ट। तो ये कहानी हो गई दूसरी। तीसरी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, देखिए आउटडोर पेशेंट के लिए आवश्यक ड्रग्स का समन्वय करना, मतलब OPD में जितने भी पेशेंट देखे जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सब डॉक्टर को दिखाएंगे, दवा लेंगे और घर चले जाएंगे, मतलब उनको दवा बहुत जल्दी देना है, तो उनके लिए क्या होता है, आवश्यक ड्रग्स का क्या करना, समन्वय करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह सुनिश्चित करना कि सभी दवाएं सही ढंग से प्रबंध हो, मतलब ये सुनिश्चित भी करना कि पर्याप्त मात्रा में सही दवाइयां हैं कि नहीं। कार्डियक पल्मोनरी इमरजेंसी स्थिति में भाग लेना, मतलब कार्डियक में तो वहाँ तो भैया पर्याप्त मात्रा में दवा होनी चाहिए। पल्मोनरी मतलब लंग से प्रॉब्लम की उसी देखो वहाँ पर भी दवाइयाँ होनी चाहिए। इमरजेंसी में तो भैया दवाइयाँ होनी ही चाहिए, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे बैंडेज हो, पट्टी हो, सुई हो, कुछ भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो ये कहानी रहे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हॉस्पिटल फार्मेसी। अब यहीं से जस्ट लगे व्हाट इज हॉस्पिटल फार्मूलरी, याद रखना फार्मूलरी मतलब दवा कैसे बनाई वगैरह जाती है, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर की जाती है, उसको लिखना पड़ता है फार्मूलरी में, कि नहीं बनना से इसी को लिख देंगे बड़ गड़बड़ा जाएगा भैया।
ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मूलरी आपके सामने यहाँ से देखिए लिख रखा, डिस्कस द डेवलपमेंट एंड हॉस्पिटल फार्मूलरी, यूज कैसे करना है, ठीक है, प्रोसीजर वगैरह सारा बताना। ये आपके सामने हॉस्पिटल फार्मूलरी है। क्या लिख रखा, हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल फार्मूलरी एक मानक सूची है, अभी बोले थे ना, ये एक सूची है जो अस्पताल में उपलब्ध दवाओं को उनके सामान्य नाम, ब्रांड नाम, खुराक का उपयोग के लिए विशिष्ट निर्देशा दिशा निर्देश के साथ वर्णित की करती है। कहने का मतलब हॉस्पिटल यानी फार्मूलरी एक मानक सूची है, एक सूची बनाई जाती है, ठीक, वो सूची बनाई जाती है अस्पताल में उपलब्ध कितनी दवाइयाँ हैं, उनका समान नाम क्या है, मतलब जनरल नाम क्या है, यदि दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी का तो उनका ब्रांड नेम क्या है, और उसके साथ साथ क्या होगा, उनका खुराक क्या है, और क्या हो गया, उपयोग के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश के साथ वर्णित करती है, उसी को हॉस्पिटल फार्मूलरी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी रही किसकी, हॉस्पिटल फार्मूलरी के बारे में। आगे चलते हैं, हॉस्पिटल फार्मूलरी, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मूलरी फार्मासिस्ट का मेडिकल स्टाफ के लिए एक पाथवे प्रोवाइड करता है। फार्मूलरी क्या कर देता है, जैसे मान लेते हैं अभी देखिए होता क्या, डॉक्टर लिख के गया कि ये आपके सामने एक पेशेंट है, इनको क्या देना, जैसे स्टार्टिंग में हम बताते हैं, जैसे मान लेते हैं इनको हम ये कार्ड दे देना, से मान लेते हैं सेक्लोपैरा देना, सेक्लोपैरा यहाँ पर लिख दिए, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या कर दिए हमने, टैबलेट लिख दिया आपके सामने, कैल्शियम लिख दिया, और एक कैप्सूल लिख दिया आपके सामने मल्टीविटामिन का, एक मान लेते हैं उनको हम एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन लिख दिया। अब बताओ ये फार्मूला तैयार हो चुका है एक पेशेंट के लिए। इसी तरह से बड़े लेवल पे जब हॉस्पिटल पे होता तो उसी को हॉस्पिटल फार्मूलरी बोलते हैं। ये एक पाथवे मिल जाता वहाँ पर रहने वाले फार्मासिस्ट को, ये एक पाथवे मिल जाला कि अच्छा इस पेशेंट को यही दवा देना है, मेडिकल स्टाफ को वही पाथवे प्रोवाइड करता कौन, हॉस्पिटल फार्मूलरी। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है आपके सामने यहाँ, ड्रग्स का पूरा इन्फॉर्मेशन रखना, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि इस वार्ड में इतनी दवाइयाँ लगती है, उसकी पूरा इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। हॉस्पिटल पॉलिसी का इन्फॉर्मेशन और मेंटेन रखना कि मतलब कौन सी पॉलिसी आई है, ठीक है, सब कुछ मेंटेन रखना इनकी जिम्मेदारी होती है, मेंटेन करना भी जरूरी होता है। ठीक है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लेते हैं किसी न्यू कैटेगरी की दवा एमआर वगैरह आ गए हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब दवा चेंज कर दिए तो कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन उसको भी इसी के अंदर ऐड करना हॉस्पिटल फार्मूलरी का वर्क होता है। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी, पहले दे रखा आपके सामने, देखिए ड्रग्स का मानकीकरण, मतलब ड्रग्स का मानकीकरण किया जाता है, लागत को नियंत्रित किया जाता है कि नहीं भाई ये बल भर रहा है चाँपा या कौनो दवाई नहीं, ठीक है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होता, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में सोचते कैसे कैसे इनको हम बढ़िया से मुर्गा बना दें, ठीक है, लागत को नियंत्रित करना हॉस्पिटल फार्मूलरी देखता है। ड्रग्स की सेफ्टी, मतलब इस दवा के साथ ये दवा नहीं खाना है, और मान लेते हैं उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम रहे तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहे तो उसको क्या कहते हैं, निवारण करना ड्रग्स की सेफ्टी कहलाती है। ड्रग्स एजुकेशन, मतलब उनके बाद दवा के बारे में एजुकेट कराएंगे लोगों को, मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है, मेंटेन नहीं करेंगे तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अन्य चीज़ें खराब हो सकती हैं। ड्रग्स का स्टॉक, अब देखिए स्टॉक बहुत जरूरी है भाई, स्टॉक मतलब जैसे मान लेते हैं आप वार्ड में चले गए, वहाँ पर स्टॉक दवाइयाँ नहीं है, रात बिरात कहीं काम पड़ गया और दिक्कत ला, ठीक है, तो ये हो सकती है। पेशेंट सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हॉस्पिटल फार्मूलरी यूज किया जाता है। अब यहीं पर लगे हाथे क्या दे दिया गया आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दे गया है प्रोसीजर स्टेप, मतलब कैसे कैसे आप करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पीटी कमेटी, यानी तुम्हारे पास पीटी कमेटी के साथ यानी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ ड्रग्स डाटा, उस कौन कौन सी दवाइयाँ चाहिए उसका पूरा ब्यौरा डाटा बनाएंगे, ठीक, उसके सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब जो बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं उसका सिलेक्शन आप करेंगे, ठीक। फिर क्या लिख रखा, प्रिपरेशन ऑफ फार्मूलरी लिस्ट, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होगा फार्मूलरी लिस्ट होता है उसका पूरा प्रिपरेशन करना है, ठीक है, प्रिपरेशन कर लिए फिर ऑर्डर लगा दिए, ठीक, ऑर्डर लगा दिए। अब ऑर्डर लगाने के बाद क्या पहले ही क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब एंटीबायोटिक अलग है, दर्द वाली अलग है, गैस वाली अलग है, यानी एंटीकोगुलेंट अलग है, यानी एलर्जी में ये हो जाएगा, इमरजेंसी ड्रग्स ये हो, उन सब का क्लासिफिकेशन करना। ये सब जब कर लेंगे तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको अप्रूवल दे जाएगा। अब वो जो पर्चा तैयार होगा वो क्या कहलाएगा आपके सामने, हॉस्पिटल फार्मूलरी कहलाएगा। सबसे पहले दोबारा समझिए, फॉर्मेशन ऑफ पीटी कमेटी आएगी, ठीक,
यानी पीटी कमेटी बैठा जाएगी, वो कलेक्शन ऑफ ड्रग्स डाटा, मतलब वो पूरे मेडिकल स्टोर पे, हॉस्पिटल पे दवा का क्या कर देंगे बाबू, ठीक है, कलेक्शन करेंगे, ठीक। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कौन सा दवा देनी है, सिलेक्शन करेंगे। उसका प्रिपरेशन ऑफ फार्मूलरी लिस्ट का क्या कर देंगे, पूरा प्रिपरेशन करेंगे। उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, यदि क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई ये एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक किस कैटेगरी की है, वो सब कर देंगे तो अप्रूवल दिया जाएगा, तब जाके हॉस्पिटल फार्मूलरी तैयार होगा। ये प्रोसीजर होता है आपके सामने यहाँ से। इन फार्मासिस्ट का रियल में वहाँ पर रोल क्या होता है, तो वही लिख रखा है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। पहले दवाओं का चयन और मूल्यांकन करना किसका काम होता है, फार्मासिस्ट का। यानी दवा का चयन करना सही है कि नहीं, सिलेक्शन करना इन्हीं का काम होता है, ठीक। दवाओं की आपूर्ति और प्रबंध करना, दवाओं की आपूर्ति मतलब पर्याप्त मात्रा में वहाँ दवाइयाँ प्रेजेंट हैं कि नहीं, उसकी आपूर्ति करना, और नहीं हो तो उसका प्रबंध करने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक। रोगियों को परामर्श देना, रोगी को परामर्श देना कि बाबा ये दवा खा रहे हैं तो इसके साथ ये न खाइएगा, फूड न खाइएगा, जैसे होता कुछ ड्रग्स इंटरेक्शन कर जाता है, उन सबको मेंटेन करना, परामर्श देना। क्यों नहीं करते हैं कि परामर्श ले ले थोड़ा सा तो बढ़िया रहे, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती, दवाइयाँ जल्दी काम नहीं करती, तो परामर्श लेने के लिए काम होता है। नई दवाइयों का मूल्यांकन करना, मानते नई दवाइयाँ आएगी तो उनका भी मूल्यांकन करना यहीं पर होता है, ठीक। लागत नियंत्रण करना, अब देखो भैया फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, यदि मान लेते दवाइयाँ महंगी हो गई तो उसको नियंत्रण करना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं भर बढ़त चल जाए। अब बताओ जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये फार्मासिस्ट का यहाँ पर क्या होता है, रोल होता है। तो ये कहानी रही मेरे बाबू दूसरा क्वेश्चन का आंसर का। नेक्स्ट क्या दे रखा आपके सामने, देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द ड्रग्स परचेज एंड ड्रग्स सिलेक्शन। मतलब तुम्हारे पास क्या करना है, ड्रग्स सिलेक्शन होता है, ड्रग्स का परचेज कैसे करना है, उसका पूरा ब्यौरा आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चलते हैं आपके सामने यहाँ से 40, ठीक है। देखिए साफ साफ लिख रखा ड्रग्स परचेज एंड ड्रग्स सिलेक्शन के बारे में यहाँ से, ठीक है। ड्रग्स परचेज और ड्रग्स सिलेक्शन के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब क्या कहानी होती है इनके बारे में सुनिए यहाँ से, ठीक है। क्या दे रखा आपके सामने, पहले इंट्रोडक्शन क्या दे रखा, ड्रग्स परचेज का मतलब बाहरी नेटवर्क या सप्लायर को अलग अलग तरह से दवाइयाँ प्राप्त करना। कहने का मतलब ड्रग्स परचेज मतलब खरीदना होता है। तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं, नेटवर्क, जैसे उनसे, जैसे बड़ी बड़ी एजेंसी से छोटे छोटे अटैच होते हैं, उनसे तुमको क्या कर देना बाबू, अटैच करना। और सप्लायर जो प्राप्त मात्रा में आपको सप्लायर कर सके, ठीक है। अलग अलग तरह की दवाओं प्राप्त करना क्या कहलाता है आपके सामने, ड्रग्स परचेज कहलाता है। कहने का मतलब सिंपल सा, यदि आप मेडिकल स्टोर खोल दिए, ठीक, बड़ा लेवल पे, तो बताओ उस पर परचेज करना हमको थोड़ा सिलेक्शन करना पड़ेगा कि नहीं, कहीं से खरीदेंगे तो मान लेते एक थोड़ी में घटाई दूसरे में चाँप दे, तू पते नहीं पैबा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वासी मन नहीं होना चाहिए कि नहीं अब पैसा न रहे तब भी आपको दवा उपलब्ध करा देती, ये चीज़ होना चाहिए। प्रक्रिया यानी प्रोसीजर कैसे होता, पहले लिख रखा परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म। अब भैया अल्लाह, एक चीज़ क्या करना है, पहले रिक्वेस्ट फॉर्म आपको परचेज करना, मतलब सबसे पहले फार्मासिस्ट उन दवाओं का लिस्ट तैयार करेगा और उन्हें खरीदेगा जो इसमें ना, यानी दवा के नाम, क्वांटिटी तथा मात्रा होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या करेगा, कोई भी दवा यदि मान लेते परचेज करना है तो पहले सबसे पहले फॉर्म फिलअप करेंगे और उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे, तो उसमें दवा का नाम होना चाहिए, ठीक। कितनी क्वांटिटी में आपको खरीदना है वो ये बताना है, और मात्रा कि कितना क्या खरीदना है वो सब कंटेन करता है आपके सामने रिक्वेस्ट फॉर्म में, मतलब ऑर्डर कॉपी होती है। उसके बाद कॉन्टेनेशन इन्वेंशन दे रखा है, जिसमें क्या होता है, मंजूरी मिलने के बाद परचेजिंग ऑफिसर से इस फॉर्म को अलग अलग सप्लायर को भेजते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मंजूरी मिल गई, अब ये दवा यहाँ पर बेच सकते हैं और सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मंजूरी मिलने के बाद परचेजिंग ऑफिसर इस फॉर्म को अलग अलग यानी सप्लायर को भेजेगा, ये भेज दिया गया। उसका परचेज फॉर्म हो जाएगा। परचेज फॉर्म तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ से देख सकते हैं, परचेजिंग ऑफिसर सभी सप्लायर से मिले यानी कॉन्टेक्स्ट को चेक करता है। यदि मान लेते हैं ख़राब रहेगा तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, अच्छा रहेगा तो दोबारा उसे मेंटेन कर दिया जाएगा, ठीक। फिर भैया ये सब करने के बाद लास्ट एंड फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया सभी प्रक्रिया चेक करके पेमेंट डन किया जाता है। यदि पेमेंट डन नहीं रहेगा तो दवाइयाँ आपको परचेज करने नहीं दी जाएगी, ठीक। तो ये कहानी रही बाबू इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर
चौथा नंबर, डिफाइन ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। राइट द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फॉर, ठीक, ऑर्डर मेथड के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स मतलब दवाई, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बांटना होता है। यस सर, बांटना होता है। तो क्या लिख रखा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अस्पताल में रोगियों का अचानक दवाएं समय पर उचित मात्रा में उपलब्ध करा दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या होता है, कोई ड्रग्स है, उस ड्रग्स को समय पर, ठीक है, क्या लिख रखा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अस्पताल में रोगी को आवश्यक दवाएं समय पर, मतलब जो भी आवश्यकता है उस समय पर आना चाहिए। नहीं कि मान लेते जरूरत बात तू लाओ बिहान, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो समय पर लाते हैं, ठीक है, उचित मात्रा में उपलब्ध कराते हैं, उसी को ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से होता है। फर्स्ट इज है इंडोर पेशेंट, सेकंड इज है आउटडोर पेशेंट होता है। आउटडोर पेशेंट क्या कर देते हैं, आपके सामने आते हैं, पर्ची कटवाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और क्या कर देते हैं, मेडिकल स्टोर से दवा लेके, ठीक, वो घर पे चले जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है आपके सामने, यहाँ पर जो होता है आपके सामने इंडोर पेशेंट में वार्ड होता है। जैसे महिला वाला वार्ड अलग है, फीमेल वाला यानी मेल अलग हो, हड्डी वाला अलग हो, कार्डियक वाला अलग होगा, पल्मोनरी वाला अलग होगा। ऐसा देखिए, किडनी वाले तुम्हारे पास अलग होते हैं, लीवर वाले अलग होते हैं, मानसिक वाले अलग 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 वार्ड में आपको दवा डिस्ट्रीब्यूट करना आपकी जिम्मेदारी। पेशेंट वार्ड, अब देखिए सॉरी ऑपरेशन वार्ड, ऑपरेशन वार्ड ऐसे वार्ड होते हैं जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें मोस्टली दवा पेरेंटल के फॉर्म में दी जाती है। ठीक, तो ये कराना। एक्सरे, एक्सरे एक तरह का वार्ड होता है जिसमें एक्सरे होती है, फिल्म का प्रयोग किया जाता है, ये सब भी, उसमें भी दवाइयाँ होती हैं कि जो लगा देते हैं ना, ठीक है, लगा देते हैं, उस पर वर्क करता है। फिर क्या लिख रखा है, इन हॉस्पिटल अदर डिपार्टमेंट, मतलब हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट दवाइयाँ होनी चाहिए। तो ये कहानी रही आपके सामने यहाँ से पता। अब लिख रखा मेथड ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द पेशेंट, मतलब तुम्हारे पास मेथड ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द पेशेंट, पेशेंट को किन किन मेथड से हम क्या करते हैं, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला कंडीशन दे रखा, व्यक्तिगत प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है, मतलब कोई एक व्यक्ति अपना प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची को लेकर आएगा, उसी को हम दवा क्या कर देंगे, दे देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये काम करता है। फ्लोर स्टॉक मेथड, मतलब फ्लोर स्टॉक मेथड मतलब क्या होता है, जैसे स्टॉक भर देंगे, फ्लोर बाई वन करके क्या कर देते, फ्लोर को मेंटेन करेंगे। ठीक, फिर क्या होगा, यूनिट डोजेज वितरण, ये तो बड़ा थोड़ा सा वैसन टाइप है। यूनिट मतलब एक पेशेंट को चाहिए तो हम तुरंत जाएंगे, हाँ, वहाँ से जो भी फार्मेसी रहेगा वहाँ से लेके आएंगे एक टिकिया, ठीक है, एक एक टिकिया लेके आएंगे, उसी को ला के हाथ में दे देंगे। थोड़ा सा खराब है, तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट डोज वितरण बोला जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। यानी बास्केट मेथड, बास्केट मेथड क्या होती है, झोली टाइप में होती है। ठीक है, जैसे बास्केटबॉल होता है ना, उस टाइप में। अब उसी में सब दवाइयाँ भर लेते हैं और पेशेंट के पास जाके 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 उनको पूछते हैं कि कौन दवाइयाँ है, या पर्चे पे ऑलरेडी लिखा रहता है, ये चीज़ होता है। फिर क्या लिख रखा आपके सामने, इसमें इंडोर पेशेंट कैसे काम करते हैं। इनमें केवल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मतलब फार्मासिस्ट होता है, एक जगह बैठेगा और उठा के क्या करेगा, दवा एक जगह से दूसरी जगह आराम से दे देगा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। ये किसके द्वारा होता है, फार्मासिस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इंडोर पेशेंट के लिए है। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन या आउटडोर पेशेंट के लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहने पहले ठीक है, ए आउटडोर पेशेंट यानी एम्बुलेंसरी पेशेंट बोलते हैं। एम्बुलेंसरी पेशेंट मतलब इसलिए क्योंकि ये मूव करते हैं, जैसे एम्बुलेंस नहीं मूव करता, आता है, काम करवाता और चला जाता, उसी तरह से ये एम्बुलेंसरी पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता है। इसे सामान्य या इमरजेंसी उपचार कहा जाता है। डायग्नोसिस का थेरापेटिक प्रिपरेशन, ठीक है, सॉरी प्रिवेंशन लिख रखा है, प्रिवेंशन को किया जाता है। कहने का मतलब कैसे डायग्नोस करना है, उनकी थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास करना किसका काम होता है, आपके सामने ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन टू पेशेंट होता है, ये काम करता है। टाइप ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ अदर पेशेंट, मतलब जो तुम्हारे पास आउट पेशेंट आते हैं उनका
कि उनके बारे में बताना। जैसे जनरल आउट पेशेंट, मतलब जनरल मतलब जैसे किसी को खुजली होगा, बुखार हो गया, वो आते हैं, दवा कराते हैं, घर भाग जाते हैं, ठीक। अब क्या लिखा, रीफर आउट पेशेंट, मतलब किसी हॉस्पिटल के द्वारा रीफर किया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक हॉस्पिटल पे है, डॉक्टर संभाल नहीं पा रहा, दूसरे हॉस्पिटल पे रीफर कर देता है इमरजेंसी केस में। वो इमरजेंसी केस से आके वो डॉक्टर के पास जाता है और काम हो जाता है, ठीक। फिर क्या लिख रखा है आपके सामने, रीफर इमरजेंसी आउट पेशेंट। इमरजेंसी मतलब तुम्हारे पास अभी नॉर्मल देखा जाए तो ब्लड, ठीक है, यानी नॉर्मल देखा जाए तो तुम्हारे पास इमरजेंसी से लड़े बड़े पेशेंट आते हैं। अब लड़े बड़े पेशेंट आते हैं तो उनको तुरंत हमको क्या कर देना भाई, कंट्रोल करना है, तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो ये सब मेंटेन करना एक फार्मासिस्ट का रोल होता है। स्पेशल आउट पेशेंट, स्पेशल आउट पेशेंट क्या होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल टाइप में आते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं किसी को न्यूरल प्रॉब्लम हो, तो उसको तुरंत हमको क्या कर देना है बाबू, एक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत एक दो इंजेक्शन ठोकेंगे दाना दाना, ठीक है, और दवा देंगे। यदि तो उसको रखेंगे, या उसको रखेंगे फिर देखेंगे। या अब आपके सामने किसी को सांप वगैरह काट लिए, तो स्पेशल पेशेंट है, वो थोड़ा देर रहेगा या दिन रहेगा, उसके बाद घर चला जाएगा, ठीक है। स्टेप फॉर आउट पेशेंट को दवा वितरण के लिए, आउट पेशेंट को दवा वितरण के लिए क्या क्या स्टेप है। पहला दे रखा, पेशेंट का पूरा नाम रजिस्टर में मेंटेन किया जाना चाहिए, मतलब पूरा नाम डिटेल में होना चाहिए। फ़ोन नंबर रहे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। सूटेबल करके इसलिए होता है क्योंकि दवाइयाँ हम क्या करते हैं, उसके पास फ़ोन करके उसको बुला सकते हैं, तो वो चीज़ लिखा गया आपके सामने यहाँ से, यानी लिख रखा पूरा नाम रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। फिर पेशेंट को, ठीक है, फिर पेशेंट को डॉक्टर यानी फिजिशियन के पास भेजा जाता है। जैसे मान लेते आप जांच करवा दिए, वही जांच लेके आप फिजिशियन तथा किसी अन्य सर्जन के पास जाएंगे, तो वो देखेगा अच्छा ये बढ़िया आदमी है, यानी इसको ये बीमारियां, दवा लिख के घर भेज देगा। फिर क्या लिख रखा है, यानी देखो ड्रग्स, फिर डॉक्टर पेशेंट को पूरा जांच कर प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखता है, मतलब वो सब चित्र उत्तर देख के, मतलब जो भी जांच है देख के अपनी पर्ची पर क्या कर देता है, हमको दवा लिखता है। फिर पेशेंट फार्मासिस्ट के पास ड्रग्स प्राप्त करता है, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं फार्मासिस्ट के साथ ड्रग्स प्राप्त करते हैं, ये हो गया, ठीक। मतलब फार्मासिस्ट क्या पेशेंट को दवा देता है। फिर लिख रखा फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट सभी दवाओं को चेक तथा डोज फॉर्म बनाता है, चेक करता भाई कहीं एक्सपायर तो नहीं बने, ज़्यादा तो नहीं दियल गया, कम तो नहीं दियल गया। उसके बाद चेक करने के बाद डोजिंग की जाती है। डोजिंग मतलब इसको एक टाइम खाना है, तो जैसे 5 दिन की दवा है, हमारे तो एक पत्ता दे देला तो गड़बड़ा देने, ज़्यादा दाम बन जाए, तो बोलेंगे इनको 5 की दवा, मतलब ये 2 टाइम जो खा रहे उसको 1 टाइम खाना है। तो चेक करना, उसको डोजेज को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी होती है, फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। तो ये कहानी रही मेरे भाई को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट में क्या लिखा, व्हाट इज क्लिनिकल फार्मेसी, यानी क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, एक्सप्लेन द स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया एंड अदर कंट्री के बारे में बताना है, ठीक है। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बताना है, फिर इंडिया तथा अदर कंट्री के बारे में भी बताना है कि कैसे क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये आपके सामने यहाँ से क्लिनिकल फार्मेसी दिया गया है, ठीक है। 1 मिनट इसको पढ़िए, अब हम पानी पी कर तुरंत आ रहे हैं। ठीक, तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, क्लिनिकल फार्मेसी, अभी हॉस्पिटल फार्मेसी था, ये क्लिनिक टाइप में रहेगी, मतलब चाहे आप डॉक्टर बैठाएं या खुद क्लिनिक टाइप में खोल लें, तो ऐसी फार्मेसी को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। तो क्या दिया गया अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ दिया,
क्लिनिकल फार्मेसी वह शाखा है जो रोगियों को दी जाने वाली दवाओं के प्रभाव, मतलब कोई दवा दी गई है तो उसका प्रभाव क्या होगा, यानी ये दवा इस काम आती है, समझाना पड़ता है ना, उसकी सेफ्टी की, मतलब ये दवा इसके साथ सेफ्टी, उसका क्या उपयोग है, बेस्ट रिजल्ट पर केंद्रित होता उसी को क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना यार उनका मेडिकल स्टोर ना क्लिनिकल टाइप में है, क्लिनिक टाइप मतलब डॉक्टर की तरह आप क्या कर सकते हो, उनको थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, उसको बोला जाता है। इसमें फार्मासिस्ट रोगियों की दवा पर मेडिकल में एक्टिव रोल निभाते हैं, मतलब जो क्लिनिकल फार्मेसी होती है ना वहाँ पर फार्मासिस्ट पहुँच के मेडिकल के एक्टिव रोल निभाने का काम क्लिनिकल फार्मेसी पे करते। इनका मेन उद्देश्य क्या होता, लिख रखा, पेशेंट को केंद्रीय ड्रग्स सेवा प्रदान करना, मतलब जो सेंटर ड्रग्स होती है उसको प्रदान करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है क्लिनिकल फार्मेसी की। फिर क्या लिख रखा है, आपका ड्रग्स का यानी सटीक खुराक है, देखो सटीक लिख दिया, यानी ड्रग्स का सटीक खुराक कामा विधि कामा समय निश्चित करना एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट यानी क्लिनिकल फार्मेसी का काम होता है। सटीक खुराक मतलब ये होता है कि जैसे ये दवा कहते हैं बड़ा सटीक दवाई दे दिया तुरंत फिटिया, मतलब वो डिजीज के बारे में उसको पता है, वो सटीक दवा दे दिया तो ट्रीट करे। किस विधि के द्वारा लेना, जैसे मान लेते आपके सामने यहाँ चोट लगना तो कहीं यहीं पोत लिया और यहीं खा लिया और ऐसे गलाला धो लिया गर्म करके पानी, ऐसे हम उसको हम देंगे तो विधि बताएंगे, खुराक और विधि बताएंगे, समय निश्चित करेंगे कि सुबह दोपहर शाम खाना, ये 3 टाइम खाना, ये 4 टाइम खाना, इसे धुलना है, इतने इतने टाइम पे धुलना, ये सब चीज़ बताना क्लिनिकल फार्मेसी का काम होता। फिर क्या लिखा रखा, ड्रग्स में होने वाले साइड इफेक्ट की निगरानी करना, मतलब बोला जाएगा ना तो ये दवा यदि खाएंगे तो ये चीज़ आपको साइड इफेक्ट होगा तो तुरंत उसको रोक दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं अभी दवा आप खाएं, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लग रहा है, आप झंझनाहट टाइप में शरीर में हो रही है या खजली टाइप में हो रही है, आपका स्वेलिंग हो रहा है तो तुरंत उस दवा को भरने से बंद करिए। क्यों? क्योंकि वो दवा आपके लिए क्या कर रहा है, साइड इफेक्ट पैदा कर रहा है। ये सब की निगरानी क्लिनिकल फार्मेसी करता है। डॉक्टर द्वारा सिलेक्टेड ड्रग्स का सहयोग करना, मतलब डॉक्टर द्वारा जो सिलेक्टेड ड्रग्स है उसका सहयोग करना, नहीं आयल पर्चा लिखल बा कुछ और अल्टरनेट दे के खदेड़ देना जा मतलब मार तुरंत भाना से चेंज कर दिया, होता भाई यही तो होता है, दवाइयाँ चेंज कर देते हैं सब लोग। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा बुरी बात है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास थोड़ा सा बुरी बात है। ब्रांड लिखे तो अच्छी बात है बट जेनरिक पट्ट पट्ट पीट देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सिलेक्ट का सहयोग करना, बताओ क्योंकि अच्छी क्वालिटी की दवा वो लिख रहा है तो उसको आप दीजिए। ठीक है, जिससे अपना काम वो मेंटेन हो सकेगा। तो ये सब करना भैया एक आपका काम होता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, ये हो गया। अब स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, देखिए बहुत स्कोप है। उसके बाद आपका इंडिया में, यानी इंडिया में तथा अन्य देशों में कैसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में बताना है। स्कोप, पेशेंट शेयर यानी सेंटर केयर खोल सकते हैं। अब ये देखेंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुपर सेंटर खोले रहते हैं, उनके पास एक थोड़ी सी नर्सिंग की डिग्री होती है, फार्मासिस्ट की डिग्री होती है, तो केयर करते हैं दवा जैसे कैसे कैसे लेना, थेरेपी वगैरह वो सब। ठीक है, अब क्या लिखा है, ड्रग्स की टीम यानी डॉक्टर की टीम से कोलैबोरेशन करना, मतलब जो सुपर सेंटर होते हैं ना वो ड्रग्स से जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उससे कोलैबोरेशन कर लेते हैं, मतलब भर्ती करते हैं, मान लेते कोई आया है पेशेंट तो भरने से कहीं से डॉक्टर बुला लेते हैं। तो ये काम होता है इन्हीं का। फिर क्या होगा, पब्लिक हेल्थ रोल होता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ रोल क्या होता है, पब्लिक हेल्थ के बारे में बताते हैं कि अच्छा आपको ये चीज़ करना तो आप हेल्दी रहेंगे, ये खाना, ये दवा लेना, ये सब सारी चीज़ें ट्रीटमेंट कराना है तो वो सब इसी बताते हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन, मतलब रिसर्च और एजुकेशन पे भी आप जा सकते हैं। फार्माको विजिलेंस, उसका सेफ्टी देख रेख सब करना, यानी स्पेसिफिक एरिया पे काम करना, ये स्कोप होता है आपके सामने यानी क्लिनिकल फार्मेसी का। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से देखिए, क्लिनिकल फार्मेसी स्कोप हमने बता दिया, डेवलपमेंट इन इंडिया इन अदर कंट्री, मतलब हमको क्या कर देना, डेवलपमेंट कैसे किया है इंडिया, फिर नीचे अदर कंट्री। जिस टाइप से क्वेश्चन मेरे भाई पूछे उसी तरह से आप लिखे ना, एक घुमावा ताड़ाव के। ठीक है, अब घुमाओगे कितना घुमा पाओगे। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं सर हम लॉन्ग क्वेश्चन 3 पेज में लिख देते हैं। अरे भाई कंटेन लिखिए, कंटेन मतलब ये ना बताओ जो बड़े प्रोफेसर है तो उसको घुमा पाएंगे, हम सब लोग नहीं घुमा पाएंगे क्योंकि उसको सारी चीज़ें पता है। ठीक है, उसको कितना घुमा पाएंगे तो आपको फंसा देगा वही, तो ऐसा न करिएगा। तो आपके सामने लिखा डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, मतलब उतना लिखने के बाद इतना, द टर्म क्लिनिकल फार्मेसी का उपयोग कब किया गया था आपके सामने, 1953 में शुरू हुआ था। पुराने के अनुसार 1960 के दशक में पहले फार्मासिस्ट काम सिर्फ दवाओं का उत्पादन, कंपाउंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल तक सीमित था, मतलब दवा का क्या कर देना, थोड़ा सा प्रिपरेशन करना,
कंपाउंडिंग इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूट करने एक जगह से दूसरी जगह देना, उसके बाद सेल करना केवल और केवल एक क्लिनिकल फार्मेसी का काम था। बट इंडिया में कैसे आ गया आपके सामने, यहाँ से इनके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो, पहले एजुकेशन, भारत में फार्मेसी की पढ़ाई ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक एक्ट लागू होने के बाद लगभग आज़ादी के बाद 1946 से या 1940, आज़ादी 47 में हुआ था, 7 या 8 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से कॉलेज। अब देखिए प्रॉब्लम, 1980 और 1990 के दौरान दवाओं का यानी गलत उपयोग बढ़ा, क्योंकि लोगों को एजुकेशन ही नहीं पता था। जब बताओ जानकारी नहीं पता रही तो उल्टा सीधा दवा का उपयोग करवा करेंगे तथा, ठीक है, और हेल्थ का आउटकम खराब होना, मतलब बताओ बेसूरे तरीके से उल्टा सीधा दवा खाएंगे तो जाहिर सी बात आपका क्या होगा, हेल्थ खराब होगा। उससे खराब हो गया, पेशेंट को अधिक नुकसान होने लगा। फिर क्या होगा, पेशेंट का केयर करना, फिजियो यानी फोटो फिजियोथेरेपी आया, थेरापेटिक्स आया, फार्माकोकाइनेटिक्स का ज्ञान बढ़ा, मतलब थेरेपी करना है, लोगों को ज्ञान दिया गया कि इस रोग में ये दवा लेनी, ये थेरेपी करनी है, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ा था। ठीक है, जब ज्ञान बढ़ेगा तो भैया जाहिर सी बात एजुकेशन बढ़ेगा ही। 1991 में शिक्षा विनिमय का संशोधन किया गया, अलग अलग तुम्हारे पास कोर्स लगे, पीसीआई के अकॉर्डिंग देखो काम चलता है। ठीक है, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, अन्य देशों में गुरुदेव क्या होता है आपके सामने, 1960 से लेकर 1970 के दौरान यूके में, ठीक है, यूके में कई प्रयासों के बाद फार्मासिस्ट के लिए रोगी देखभाल में भाग लेना शुरू किया। ठीक है, अब क्या कह दिया आपके सामने, 1960 से लेकर 1970 के दौरान यूके में कई प्रयासों के बाद फार्मासिस्ट के लिए रोगी देखभाल में भाग लेना शुरू किए थे। फिर हार्वे एके और पाल ने यूएस में नए यानी नैदानिक फार्मेसी की शुरुआत की थी, मतलब क्लिनिकल फार्मेसी की उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक, तो ये कहानी रही आपके सामने। देखिए जो जो कहा था कहाँ चला गया, इंडियन कंट्री वगैरह सब डिटेल में डिस्कस कर दिया। क्या दे रखा, व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉइजन, पॉइजन क्या होता है, यानी फिर क्या लिख रखा आपके सामने, डिफाइन एंटीडॉट, एंटीडॉट क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना है। यानी सबसे पहले बताना गुरुदेव पॉइजनिंग क्या होती है, पॉइजनिंग मतलब जोहर। ठीक है, यानी जहर के बारे में आपको यहाँ पर क्या कर देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, कुछ एंटीडॉट का नाम लिख देना है। ठीक है, तो देखिए साफ साफ लिख रखा पॉइजन। अब नाम से ही पता, ये मत सोचना पॉइजन ही केवल हमसे मर सकते हैं, यदि अंटा संटक दवाइयाँ खा लेंगे तब भी मर जाएंगे, तब भी पॉइजन हो जाएगा। उल्टा सीधा खनवा खा लेंगे तब भी आपका डेथ हो सकती है। तो पॉइजन एक सब्सटेंस है जिसमें यानी जिसके कंज्यूम मतलब खा लेना, इनहेल मतलब सांस के द्वारा लेना, स्किन पर लगाने या इंजेक्ट होने पर हमारे शरीर में हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगता है, उसी को पॉइजन कहते हैं। कहने का मतलब पॉइजन किसे कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस हम यदि खा लेते हैं या इनहेल कर देते हैं या स्किन पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या इंजेक्शन के जरिए हमारे शरीर में चला जाएगा तो हार्मफुल इफेक्ट पैदा करेगा, दिखने लगेगा कि भाई यह लक्षण खराब दिखा था, तो उसको क्या बोलेंगे आपके सामने, पॉइजन बोला जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, पॉइजन बोला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सिस्टम चलता है आपके सामने पॉइजन, इन केस ऑफ पॉइजन के बारे में। फोन थारी किसका आ रहा भाई, ठीक है, तो ये काम होता है आपके सामने। यहाँ से हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगता है, उसे पॉइजन कहते हैं। ठीक है, पॉइजन में कोई दवा, यानी पॉइजन में कोई दवा भी हो सकती है या एनिमल पॉइजन, कोई दवा मतलब जैसे अभी कोई खतरनाक दवा खा, जैसे अभी ट्रामाडोल सुने होंगे ना, ट्रामाडोल के बारे में आप सुने होंगे। ट्रामाडोल क्या होता है बताइए वरना से, ट्रामाडोल अब लगता है 3-4 टीक खा ला तब वो डेथ हो जाएगी, होता है ना। अब नींद की दवा यदि 3-4 टीक कंटिन्यू खा लिए तभी पॉइजन हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि दवा हमारे लिए फायदेमंद है, उसके साथ साथ नुकसान है, डोजिंग पे डिपेंड करता है। दवा खा लिए। एनिमल पॉइजन मतलब कोई व्यक्ति है उसको सांप काट लिया और अन्य चीज़ें काट ली तब भी दिक्कत हो सकती है, तो एनिमल पॉइजन हो सकता है आपके सामने। जैसे सांप काटा, जैसे सांप वाले तुम्हारे पास देखेंगे न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, ये सब होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी पॉइजन केस हो सकता है। जैसे खाने में कभी कभी बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, पॉइजन होगा, खा लेला फूड पॉइजनिंग, आदमी डेथ मर जाए, तो इस टाइप से पॉइजन होता है। पॉइजन एक अत्यंत खतरनाक सब्सटेंस है जिसमें, ठीक है, जिससे व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ठीक है, समय पे पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल तो बचाया जा सकता, नहीं तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी।
तो ये कहे थी कहानी कहानी थी पॉइजन के बारे में। टाइप ऑफ पॉइजन क्या लिख रखा, पहले केमिकल जैसे जिंक फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड क्या होते हैं ऐसे केमिकल जो रेड किलर का काम करते हैं, जो मुसैया दवाई नहीं होती, कहते हैं मुसमरवा। तो मुसमरवा जो दवाई खाई जाती है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, जिंक फास्फाइड पाई जाती है। ठीक, एल्युमिनियम फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड ऐसे फास्फाइड होते हैं जो आपके सामने सेल्फास का नाम सुने होंगे, ये भी खतरनाक दवा है। तो ये सब जितनी भी दवाइयाँ होती सब पॉइजन के अंतर्गत आती हैं। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब जो आपके घर में रखे रहते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर खा लेंगे तभी दिक्कत, केरोसिन मिट्टी का तेल, भैया कहते हैं मिट्टी का तेल पी लेना मर गई खत्म हो गई ना, तो ये सब कहानी भैया पॉइजन बन जाती है। ठीक है, अंडरस्टैंड, मतलब साइनाइड कितना खतरनाक आ गई हो, साइनाइड हो गया, इथाइल ग्लिस यानी ग्लाइकॉल हो गया, ये सब तुम्हारे पास खतरनाक पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। टॉक्सिक प्लांट यानी पॉइजन मशरूम हो गया। आप बताओ कुछ ऐसा प्लांट है जो टॉक्सिसिटी पर यूज करते हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी। और क्या लिख रखा आपके, टॉक्सिक हर्ब होते हैं, यानी पॉइजन मशरूम, जो मशरूम खाते हो ना, ये मशरूम इडिबल होता है, आराम से खा सकते हो, कौन टेंशन नहीं। कभी कभी यही मशरूम पॉइजनस केस हो जाती है, पॉइजन केस होता है तो आपके लिए यही दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये कहानी। टॉक्सिक हर्ब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें टॉक्सिसिटी होती है, इसलिए बोला जाता है ना आयुर्वेदा, यही कहते हैं ना कि प्लांट पहचानोगे तो दवा है, प्लांट नहीं पहचान पाओगे तो भैया वो पॉइजन है। ठीक है, तो इसीलिए भैया आप ना सांस समझ के खाना चाहिए। अब कुछ दवाइयाँ होती जैसे एनसैड कैटेगरी की दवा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की जो दवा होती है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, मेफनामिक एसिड हो गया, एस्प्रिन हो गया, साइक्लोपैरा हो गया, ठीक है, पैरासीटामॉल हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये बताओ ज़्यादा अमाउंट में खा लोगे तब भी पॉइजन हो जाएगा आपके सामने। नारकोटिक ड्रग्स, अब ला भैया ये तो खतरनाक ऑलरेडी बटला है। तो ये सब दवाइयाँ क्या होती हैं, पॉइजन होती है। लिख रखा ड्रग्स ओवरडोजिंग, मान ली किसी दवा का ओवरडोजिंग कर ली तब भी दिक्कत हो जाए, जैसे यानी मॉर्फिन का नाम सुने होंगे, कोडीन का नाम सुने होंगे, ठीक है, कोडान का नाम सुने, क्या लिख रखा, कोडीन। ये सब दवाइयाँ तुम्हारे पास पॉइजन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये कहानी चलती है इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, क्या दे रखा है, स्टेप कैसे उसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका कुछ एंटीडॉट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्यांकन या सुरक्षा, मतलब दवा का पहचान करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, यानी पहले पहचान करेंगे कि क्या इसको किया गया है, उसका भरने से 108 पे डायल करेंगे तब तक एम्बुलेंस आ जाएगी। अब बताओ रोगी की स्थिति की जांच करेंगे, मान लेते हैं ऑक्सीजन की कमी होगी तो सीपीआर वगैरह देंगे, ठीक है, जिससे उसका शरीर मेंटेन रहे। जहर की पहचान बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी को सांप काटता ना तो हम पहचान लेते हैं अच्छा हीमोटॉक्सिक है कि न्यूरोटॉक्सिक, तो जल्दी बच जाता है आदमी, नहीं तो भैया मरने का तो चांस होगा करता है। ठीक, तो जहर की पहचान करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स से उसका जो भी ट्रीटमेंट करना रहे उसका करेंगे। ठीक, एंटीडॉट यानी एक्टिवेटेड चारिकोल का उपयोग किया जाएगा, नहीं तो मोस्टली होबो नहीं करता है, इसको कैंसिल कर दे, मत स्टेप में होता है, एंटीडॉट का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर निगरानी करेंगे, प्रॉपर इसकी निगरानी करेंगे तब जाके वो क्या हो जाएगा, काम हो पाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या कर देते हैं आपके सामने, काम होता है तब हम पॉइजन को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ एंटीडॉट जैसे जैसे नैलेक्जोन देखा जाए, यानी नैलोक्जोन देखा जाए तो मॉर्फिन तथा हीरोइन देखा जाए तो कोई बंदा खा लेगा तो उसके लिए होता है। लेड और तुम्हारे पास क्या होगा, पारा का यदि कोई भी कर लिया है तो एडीटी दिया जाएगा। ठीक है, एंटी कार्टिकोस्टेरॉइड देखा जाए तो एट्रोपिन दिया जाएगा। तो ये कुछ दवा होती, कई होती, जैसे पैरासीटामॉल के लिए होता है, मेथाइल एल्कोहल के लिए होता है, तो अलग अलग चीज़ें तुम्हारे पास अलग अलग एंटीडॉट होता है। ठीक है, कुछ एंटीडॉट को आपको याद रख लेना है। ये हो गया ड्रग्स इंट्रैक्शन इन देयर टाइप, मतलब सबसे पहले बताना ड्रग्स इंट्रैक्शन क्या होता है। ड्रग्स इंट्रैक्शन क्या होता है, कभी कभी दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर क्या कर देती हैं, इंट्रैक्शन पैदा कर लेती हैं, तो उसी को ड्रग्स इंट्रैक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल बता देना है। ड्रग्स इंट्रैक्शन कहते हैं, अरे यार दवैया खैली, हई दवैया से यार रिएक्शन करिए, रिएक्शन करके देहिया या फूल गए, उसी को ड्रग्स इंट्रैक्शन बोलते हैं। कहते हैं हाई दवाइया खैली, हाई खाना खा लिए तब वो बात दहिया फूल गया, मतलब वो दवा उस फूड के प्रति इंट्रैक्शन करके टॉक्सिसिटी बना ली है, तो उसी को फूड इंट्रैक्शन बोलते हैं। बस इससे काम खत्म। अब देखिए क्या लिख रखा है, इंट्रैक्शन मतलब क्या होती है, देखिए पॉइंट में, ड्रग्स इंट्रैक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई पदार्थ या कोई दवा की एक्शन को इफेक्ट करता है, यानी प्रभाव को बढ़ाता है या प्रभाव को घटाता है, या कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जो हार्मफुल इफेक्ट देता है, उसी को ड्रग्स इंट्रैक्शन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई आप दवा लिए, ठीक, अब उसे मुंह में तुम खा लिए,
और दूसरी दवा खा ली, तो मतलब ए वाली जो दवा है, ठीक है, ए वाला जो दवा है, देखिए ये ए दवा है, दूसरी बी, अब इसके प्रति ये क्या कर देती, टॉक्सिक बना ली है, इसके प्रति ये टॉक्सिक बना ली है, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा आपके सामने, यानी ये दवा इसके प्रति इंट्रैक्शन पैदा करती है। अब भैया कभी कभी आपके सामने हार्मफुल इफेक्ट पैदा करेगा तो थोड़ा बहुत हम झेल जाएंगे, कहीं भैया टॉक्सिक बना ली तो भैया आदमी के झेलना का अब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हार्मफुल इफेक्ट देता है, ड्रग्स इंटरेक्शन कहलाता है, बस काम खत्म। ये दो तरह के होते हैं, पहला देखा जाए दवा दवा इंटरेक्शन हो सकता है, यानी ड्रग्स ड्रग्स इंटरेक्शन हो सकता है, यदि इसको नॉर्मल देखा जाए तो आपके सामने क्या हो गया, यहाँ से ड्रग्स और आपके सामने ड्रग्स इंटेरेक्शन होता है, ठीक है, ड्रग्स ड्रग्स आपके सामने इंटरेक्शन होता है। दूसरा आपके सामने ड्रग्स हो गया, ठीक है, या आपके सामने ड्रग्स और फूड इंटरेक्शन हो जाएगा, ड्रग्स और फूड इंटरेक्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये काम होता है आपके सामने इसमें यहाँ से, ठीक, तो ये हो गया। अब इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब किसी शरीर में ड्रग्स इंटरेक्शन होगा तो कोई तो लक्षण दिखना चाहिए, तो वही लिख रखा, ड्रग्स इंटरेक्शन से दवा का मेजर इफेक्ट करता और परिणाम शून्य हो जाता है, ला भैया परिमाण पर क्या हो जाता है, बहुत मेजर इफेक्ट कर जाता है, ठीक, या दवा यानी परिणाम घट सकता है या बढ़ सकता है, परिणाम मतलब जो जिसके लिए आप दिए थे उसमें क्या होता है, घट भी सकता है या आपके सामने बढ़ भी सकता है। ड्रग्स यानी कोई दवा ड्रग्स इंटरेक्शन, ठीक है, अब भी अननोन है, मतलब अब भी अननोन है कि मतलब ये दवा इसके, तो भैया ऐसे अभी ये मत इसका मतलब समझिए कि कोई दवा ए है दूसरी दवा बी है, वो दोनों कोई आदमी खा रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो कोई दूसरा आदमी खा लिया तो उसको हो गया, तो यानी अब तक ये नहीं पता, अननोन है कि कौन दवा किसके प्रति इंटरेक्शन करती है। कुछ का एग्जाम्पल पता है, जैसे वारफारिन के साथ एस्पिरिन वगैरह ब्लीडिंग कॉजेज कर देगा, ठीक है, फुरसामाइड का सुने होंगे सल्फोनाल यानी सल्फा, ठीक है, नाइल यूरिएज हो गया, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत पता करता है, ठीक है, क्यूनिडीन का नाम सुने होंगे, ठीक है, जो सिटाजोलामाइड देता है उसके साथ इंटरेक्शन कर जाता है, तो परिमाण घटा सकता, कुछ चीज़ों का पता कुछ नहीं पता है, ठीक। अब यहाँ से क्या दे रखा, फूड ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसी के प्रति ड्रग्स का क्या हो रहा है बाबू, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या लिख रखा, भोजन दवा के साथ इंटरेक्शन करके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता, ला भैया मतलब जो खाना खाता रहा वह यानी क्या हो गई आपके सामने, यानी प्रोड्यूस कर दिक्कत में, तो और दिक्कत हो जाएगी। जैसे एंटासिड के साथ हाई प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन है भैया, क्या होगा एंटासिड खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर प्रोटीएज जो होता है उसको कम करता है। अब बताओ हाई प्रोटीन अवॉइड करेंगे तो एंटासिड तगड़ा अच्छा काम करेगा, ये कहानी होगी पहली। दूसरा एमेलोडिपिन हो गया, नेफाडिपिन हो गया के साथ ग्रेप्स यानी क्या ग्रेप्स फ्रूट अवॉइड करना चाहिए, मतलब एमेलोडिपिन आप यदि खा रहे हैं और क्या करें निफाडिपिन यदि खा रहे हैं तो आपके ग्रेप्स फ्रूट जो मतलब जो तुम्हारे पास ग्रेप्स वाले फ्रूट होते हैं उसको अवॉइड करना है। दूसरा सिप्रोफ्लॉक्सासिन लीवोफ्लॉक्सासिन के साथ कैल्शियम, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लीवोफ्लॉक्सासिन के साथ कैल्शियम फूड और कैफीन को अवॉइड करना चाहिए। कैल्शियम फूड ऐसे फूड होते हैं जैसे मिल्क हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना कंपलसरी होता है। तो ये फूड ड्रग्स इंटरेक्शन हो गया यहाँ से। अब हमसे दोनों पूछा हुआ था तो इसको हम क्या कर देते हैं, लिख रखा वो तो फूड ड्रग्स, अब ड्रग्स ड्रग्स इंटरेक्शन देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इस सब का पीडीएफ यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, कभी भी आप कांटेक्ट करके इजी से इजी तरीके से इस तरह से आप नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप नंबर पे। ड्रग्स इंटरेक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक मेडिकेशन एक दूसरे से इंटरेक्शन करके हार्मफुल इफेक्ट या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसी को ड्रग्स कहते हैं। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक दवाइयाँ क्या कर देती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते क्या कर देती हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती, तो इसी को ड्रग्स इंटरेक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वेरफारिन के साथ एस्प्रिन लेना ब्लीडिंग रिस्क होता है, ठीक है, वेरफारिन एक एंटीकोगुलेंट कैटेगरी की दवा होती है, अब एस्प्रिन एक दर्द निवारक होता है जो सर दर्द में प्रयोग किया जाता है, इसके साथ यदि लेंगे तो ब्लीडिंग रिस्क होने का खतरा बन जाता है, ठीक। फुरसामाइड के साथ सल्फो, ठीक है, सल्फोनाइल यूरिएज लेना लैंगरहैंस को डिप्रेशन कर देगा जिससे दिक्कत हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट में एसिटाजोलामाइड के साथ क्यूनिडीन लेना सीरम लेवल को कम करना, यानी प्लाज्मा के ऊपर जाएगा और सीरम लेवल का धड़ से कम कर देगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। स्पैरो, ठीक है, स्पैरोनोलैक्टोन के साथ पोटेशियम क्लोराइड लेने से हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, कौन सा डिजीज हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा यहाँ से। तो ये कहानी रही मेरे बाबू ड्रग्स और ड्रग्स इंटरेक्शन के बारे में, उसके टाइप के बारे में हमने अच्छे से
ड्रग्स इंटरेक्शन की डिफिनेशन देखा, दो तरह के होता है, ड्रग्स और ड्रग्स इंटरेक्शन, ड्रग्स और फूड इंटरेक्शन, उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हमने देख लिया है यहाँ से। अब देखा जाए एटलीस्ट 50 मिनट 48 मिनट के हमने अंतर क्या कर दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा तेज किए हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो अब इन सब पे देखा जाए तो 10-10 20-20 मिनट का एक टॉपिक बनता है, बट यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं, आपके माइंड में सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा तेज़ी चलना पड़ेगा हमको, ये तो मजबूरी है मेरी भाई, ठीक है, नहीं तो भाई ये 3-3 घंटे 4-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया गया इनकी कहानियाँ सुनते हैं। देखिए बोला गया आपके सामने क्यों नहीं 10 क्वेश्चन, यानी 11 क्वेश्चन दिया गया कि नहीं 10 क्वेश्चन को आपको करना रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, राइट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब क्या कर देना, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में देखा जाए तो कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना है। अब ये जो शॉर्ट वाला है ना, तो आपको थोड़ा सा तेजी से देखना है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना हम सब दिखाएंगे भाई, इसका टेंशन न लेना, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए लिख रखा, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। अब बताओ यदि हॉस्पिटल फार्मेसी करे तो कंप्यूटर का कौन काम, वहाँ तो सुई हुई लगा ला भाई, बट काम है भाई, ठीक है। जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो उतना हम डेवलप कर पाएंगे। क्या दे रखा, देखिए कंप्यूटर क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस में रिसर्च के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन, कंप्यूटर। कहने का मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई चीज़ दवा नहीं है, भड़ भड़ सर्च कर लिए, अच्छा इसका साइड इफेक्ट ये है और इसके ज़्यादा ये नहीं देना चाहिए, इसके साथ ये देना चाहिए, इस किस कंपनी का और किन किन नामों से आता, सर्च करके पता कर लेंगे, कहीं नोट डाउन कर लेंगे, बस काम हो जाएगा। तो विकास के लिए भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर। रिसर्च और मेडिकल रिसर्च में कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर क्या कहते थे सर्च में, और मेडिकल रिसर्च में कंप्यूटर का उपयोग बड़े हॉस्पिटल पे आवश्यक बन गया है। अब बताओ, बिलिंग कंप्यूटर से, बीपी कंप्यूटर से, मशीन बड़ी बड़ी होती हैं कंप्यूटर से चलती हैं, यानी जो कराए जाएंगे एमआरआई कंप्यूटर से काम कर रहा है, और एक्सरे कराए जाएंगे कंप्यूटर से, ये आवश्यकता बन गई, बिना इसके कुछ काम होने वाला है। लैब में कोई चीज़ रिपोर्ट वगैरह देना है तो क्या करना है, हाथ से थोड़ी नहीं लिखेंगे, कंप्यूटराइज हो गया। तो ये सब सिस्टम चल रहा है आपके सामने। यहाँ से नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, फार्मासिस्ट इंटरनेट का उपयोग करके रोग और डिजीज रिलेटेड उपचार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। मतलब जो भी फार्मासिस्ट रहता है इंटरनेट का उपयोग करेगा, रोग की मतलब कौन सी बीमारी है, और डिजीज रिलेटेड उपचार मतलब ये जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई बीमारी है, उस बीमारी का क्या क्या उपचार है, ठीक है, वो अच्छी अच्छी साइट होती है उसमें से क्या कर देता, सर्च करके ला के लिख देता, इकट्ठा जानकारी करता है आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए। फिर क्या लिख रखा, कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग से पेज हो गया और पेपर वर्क कम और ठीक है मैनुअल रिकॉर्ड कम करने का उद्देश्य से किया जाता है। कहने का मतलब कंप्यूटर अभी जैसे मान लेते हैं बहुत जगह होता है पूरा रजिस्टर होता है, हाई अइले हाई गइले हाउ कैले हाई कैले सब पूरा डिटेल में लिखा जाता है, ठीक है। बट कंप्यूटराइज रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, पेज वर्क क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक। उसके बाद मैनुअल रिकॉर्ड को कम करने में, मैनुअल रिकॉर्ड मतलब जैसे मान लेते हैं अभी एक महीना बाद कि 42 नंबर का पेशेंट का नाम रहा, का रोग रहा, का दिखावे कैसे कैसे, तो हम क्या करें 2 महीना बाद आए हो, अब लावा बाबू खोजा 3-4 रजिस्टर निकाला तो दिक्कत हो जाए। कंप्यूटर रहेगा, नाम बोला भैया खड़खड़ खड़खड़, अच्छा है ना डेट क्या लेना, आई कर लेना, कर ले है डॉक्टर के दिखौले है, पर्ची कटौले है, बीमारी है ना, दवाई लेना है ले ला, तुरंत मिल गया, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं आपके सामने, मैनुअल रिकॉर्ड कम करने का उद्देश्य कंप्यूटर का होता है, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा, कंप्यूटर उपयोग के कुछ सामान्य तरीके, सबसे पहले मेडिकल एरर को कम करता है, ठीक है, जैसे हमसे गलतियां हो सकती हैं कंप्यूटर भैया फार्मासिस्ट। अब बताओ किसी पत्ते पे लिया 42 रुपया 85 पैसे, तो हम 85 पैसा अवॉइड करेंगे, बट कंप्यूटर क्या करेगा, खड़खड़ कर 10 दवाई जोड़ ला 85 पैसा 8-8.5 रुपया बढ़ा देगा अच्छे से, हैं। तो ये फायदा है। ड्रग्स उपचार, प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रभाव क्या लिखा रखा है जी, प्रबंधित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जिससे मेडिकल एरर कम होता है। कहने का मतलब यदि उपचार आपको कौन सा उपचार करना कंप्यूटर के द्वारा तो किया जाता है, ठीक। अब तो देखेंगे जो अभी ट्रेनिंग पे आते हैं एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह वो भी सर्च कर लेते हैं, जैसे मान लेते खट खट कर सर्च करने काम हो जाएगा, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन, पर्चा नहीं पढ़ने आ रहा है, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कि अच्छा ये दवा है, कंप्यूटर से सर्च कर लेंगे काम हो जाएगा कि ये हो गया। इन्वेंट्री कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, मैंने मतलब आपके इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब आपके स्टॉक मेंटेन करना का यानी प्रबंधित करने में मदद करता है। कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है जिससे मेडिकल एरर कम होता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा,
यानी क्लिनिकल यानी डिसीजन सपोर्ट हो गया। ड्रग्स उपचार रिलेटेड क्लिनिकल निर्णय लेने में सहायता के लिए कंप्यूटर बेसिक टूल के रूप में माना जाता है। तो ये कहानी हो गई है इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या दे रखा, पूरा बता देते हैं जल्दी जल्दी। देखा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, इन्हीं का करते हैं। बार कोड मेथड से हम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, जैसे पेशेंट का सब कुछ लैब रिपोर्ट वगैरह। आज नहीं तो 2-4 बार बाद जइबा, कोड बतौला, नाम बतौला, लेके तोहरे बढ़िया दे दिए 2 साल बाद भाई, ठीक है, ये हो गया। अब बार कोड मेथड से अब देखो, ड्रग्स बार कोड मेथड, जैसे ये दवा देनी है, ऐसा मतलब टन जना लिखल बस सब कंप्यूटर में छप गया, बस काम खत्म, ठीक है। परचोप देखेंगे, ऊपर बारकोड होता है जो अच्छा हॉस्पिटल रहता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी, डोजेस, सब कुछ बारकोड वो दे देता है। ड्रग्स इन्फॉर्मेशन डाटा दे देता कि यानी ड्रग्स यानी रिलेटेड इशू क्या होगा, साइड इफेक्ट उसका क्या होगा, अंतर यानी इंट्रैक्शन क्रिया क्या होगी, ये सब कंप्यूटर ऑलरेडी बता देता है। अब तो भैया देखेंगे एडवांस टाइप में आता है, आपका स्टॉक खत्म होने वाला वो खुद ही बता देगा। एक्सपायरी डेट नियर कौन आने वाला सेट किए रहेंगे, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, वो एक्सपायरी डेट बता देगा। इतने एडवांस टाइप में होता है। कौन सी दवाइयाँ आपके एरिया में ज़्यादा बिक रही है उसको भी अलर्ट आपके सामने यही कंप्यूटर दे देगा। तो इतना एडवांस टाइप में कंप्यूटर बन चुका है। तो वही बोला गया कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, डिस्कस द यानी डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव फार्मासिस्ट के बारे में, रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हम रेडियो एक्टिव पर्पज के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, थेरेपी वगैरह देने के लिए, ठीक है। तो ये काम आता है फार्मास्यूटिकल, ठीक है। यहाँ पर डिस्पोजल दिया है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम ऐसे सटीक एग्जाम में मेरे भाई लिखना, स्केच ओ भाई सॉरी, ठीक है, पैर लग गया भाई। रेडियो फार्मास्यूटिकल, अब क्या लिख रखा देखिए, रेडियो एक्टिव एक तरह का एलिमेंट होता है। फार्मास्यूटिकल मतलब दवा के तौर पे उपचार किया जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल वे दवाइयाँ होती हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनी होती हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होगा, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब चीज़ प्रयोग की जाती है। रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल, ठीक है, रेडियो एक्टिव या रेडियो फार्मास्यूटिकल को विशेष रूप से डिजाइन की जाती है। प्रोडक्ट होते हैं जो ट्रीटमेंट और निदान के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसी को रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। मतलब एक तरह का डिजाइन किया जाता है कि अच्छा इसके लिए ये भैया हमको देना है ट्रीटमेंट। मोस्टली कैंसर के ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बॉडी में फैलकर उत्सर्जित करते हैं और शरीर के इंटरनल ऑर्गन इंजरी सेल ग्रोथ यानी कैंसर का पता लगाने में मदद करते हैं। मतलब ये क्या करे से आपको डिटेक्ट न पता चल रहा है कि इनके अंदर कौन सी बीमारी है, तो कहते हैं एमआरआई करा लो या सीटी स्कैन करा लो। तो ये रेडियो एक्टिव केमिकल हमारे पास रेडिएशन छोड़ते हैं, ये अक्सर रेडिएशन छोड़ते हैं। और आपके सामने कौन सा हो गया, अल्ट्रासाउंड रेडिएशन छोड़ते हैं। इससे पता चलता कोई इंटरनल ऑर्गन के आगे खराब तो नहीं, जैसे हमारे पे कहते हैं ब्रेन का एमआरआई करा ला, तो या एमआरआई मतलब इंटरनल ऑर्गन कहीं इंजरी तो नहीं हुआ, सेल तो डैमेज नहीं हुआ, ब्लड क्लॉट कहीं नहीं हुआ, इसी से पता कर लेते हैं आपके सामने। पता कर लेना, उपचार कर लेना, फिटिया गया आदमी गया घरे, कौनो टेंशन नहीं, ठीक। तो ये काम होता है आपके सामने। यहाँ से स्टोरेज देखा जाए तो आपके सामने क्या दे दिया गया, स्पेशल कंटेनर में रखा जाएगा। एक स्पेशल कंटेनर में रखा जाएगा एकदम वीआईपी तरीके से, पहला। दूसरा आपके सामने सेफ्टी, सील पैक एरिया में स्टोरेज किया। याद रखना, स्पेशल कंटेनर में नहीं रखेंगे तो रेडिएशन यदि होगा भाई तो आप भी, आपके अगल बगल भी डेथ हो सकती है। बड़ा खतरनाक चीज रेडिएशन है ये। सेफ्टी तथा सील पैक एरिया में स्टोरेज करें, मतलब पूरे अच्छे तरीके से सेफ्टी, और ऐसे एरिया में रखे जहाँ पर कोई बंदा जा ना सके। जाने का मतलब वहाँ पर पूरा साफ सा, जैसे एक्सरे रूम में देखो लिखा रहता है रेडियो एक्टिव, ठीक है, यहाँ पर दूर रखे। प्रेगनेंसी को तो आके ऑलरेडी दूर ही रखा जाता है। जिस एरिया में रखा जाए नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पे उसे रेगुलेशन सेट किया जाए। मान लेते हैं कहीं अटैक हो जाए, अब उस पर भैया गिरा दे ना तो बम से ज़्यादा रेडिएशन से आदमी मर जाए, ठीक है। तो ये होगा। कंटेनर पर खतरे का चिन्ह जरूर बनाए, ठीक है। इसका पूरा मैन्युफैक्चर कब किया गया, एक्सपायरी डेट होना बड़ी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। ये सब स्टोरेज का काम हो गया। डिस्पोजल कैसे करना है, ठीक है। डिस्पोजल, वेस्ट को सील कंटेनर में रखकर डिस्पोज किया जाएगा। सील एयर टाइट होना चाहिए कि मतलब ये रेडिएशन बाहर न निकल पाए। लिक्विड रेडियो एक्टिव को वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है। लिक्विड जो होता है उसमें अधिक से अधिक पानी डालेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो क्षमता रहेगी धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसी को डाइल्यूट बोला जाता है। डाइल्यूट कर देंगे, अब उसका जो क्षमता रहेगी धीरे धीरे कम। याद रखना, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। डिस्पोजल करते समय रेडिएशन, ठीक है, रेडियो
ठीक है, रेडियो एक्टिवेशन से बचे। रेडियो एक्टिवेशन मतलब जैसे ये मान लेते हैं रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल है, यदि इसके अगल बगल आएंगे तो प्रॉपर पीपी किट वगैरह पकड़ के जाएंगे, नहीं तो इससे रेडिएशन निकलेगा तो भाई उसके लिए अलग से खोल होती है कपड़े की। ठीक है, रेडिएशन से बचें जिसके लिए पीपीटी किट का प्रयोग करें। पीपीटी किट मोस्टली काम नहीं करेगा, उसके लिए जैसे एक्सरे वगैरह होता है ना, तो आगे देखेंगे सील्ड टाइप में होती है स्टील, और उसके ऊपर कपड़ा का पैकिंग होती है। रेडियो मॉनिटर रखें। रेडियो मॉनिटर मतलब रखें कि इर्द गिर्द कितना रेडिएशन ये निकाल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्पोजल करना है। तो ये आपके सामने देखिए रेडियो फार्मास्यूटिकल रहा, इसका स्टोरेज क्या हो गया, इसका डिस्पोजल कैसे किया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो वही हमसे पूछा गया था, ये डिस्पोजल वगैरह कैसे करना है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने यहाँ से, डिस्कस इन ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग, माने बल्क कंपाउंडिंग क्या होती है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले समझते हैं बल्क के बारे में। ठीक है, बल्क के बारे में समझते हैं। यहाँ से बल्क कंपाउंडिंग दिया गया है। बल्क कंपाउंडिंग नाम से ही कहते हैं, हमारे यहाँ जो भी सामान आता है बल्क में आता है। जैसे आप पैरासीटामॉल मंगा रहे हैं 10-20 गत्ता मंगा रहे हैं, तो ये बल्क बोला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होती है, कंपाउंडिंग कैसे किया जाएगा। बल्क कंपाउंडिंग का मतलब है कि एक ही टाइम पर लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन प्रिपेयर करना, जो मल्टीपल पेशेंट की यूज के लिए होता है, उसी को बल्क कंपाउंडिंग होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, बल्क कंपाउंडिंग मतलब मेनली होता है एक सेम टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे आपके पास पैसा है, लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन मंगवा लिए या मेडिसिन प्रिपेयर कर लिए, और मल्टीपल पेशेंट का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल, जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, केजीएम मुंह था, ठीक है, एम्स हो गया, तो ऐसा तो नहीं ना 20 पत्ता मंगा ला दवाई कौन नहीं, एक कदे ट्रक से आई भाई है। ठीक है, अब तुम सोचो ग्लूकोज उलकोज कितना कितना आता होगा भाई, ट्रेन से आता होगा इतना ज़्यादा, इंजेक्शन विजेक्शन तो भारी मार है। ठीक है, ट्रक आता होगा भाई। अब सोच सकते हो सब महाबल्क में लाते हैं। ठीक है, यूज करने के लिए बल्क कंपाउंडिंग मेनली हॉस्पिटल से सेटिंग होती है, मतलब सीधे वो कैचअप होता किससे, ऐसा नहीं कहे जाओ दुकान से खरीद लाओ, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लेते उन्हें नॉर्मल सलाइन या नियस लेना है, तो सीधे बोल देंगे आपके सामने कंपनी के चार ट्रक मंगा दिया, 10 ट्रक मंगा दिया भैया, क्योंकि अब देखें धक 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 चलता ही रहता है। मान लेते कहीं चोट टोट इमरजेंसी केस में मान लेते घाव ऐसा लगा धोना है, सार सार मारेंगे इतना तेज चलाते हैं। तो हमारे खतरनाक टाइम है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं मंगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आज मांगो ना रतियम कहीं ख़त्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी बल्क कंपाउंड इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, पहली बात समय बचता है। अब बताओ, जैसे बार बार कब जाएंगे खरीदने, ठीक है, रजिस्टर बनाएंगे, ये वो मेंटेन करेंगे तो समय बचेगा। पहला यूनिफॉर्मली, यानी क्या होगा, क्वालिटी होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म क्वालिटी होगी, मतलब एक बार में मंगा लिए, ठीक है, तो क्वालिटी आपकी इक्वलिटी मिलेगी। इमरजेंसी रीडनेस हो गया, आईसीयू वार्ड यानी रेडी स्टॉक रहता, मान लेते हैं आईसीयू में जरूरी है, अब कहीं वार्ड में जरूरी है, सब ऑलरेडी ला के वहाँ गांजा रहता है। ठीक है, अलग अलग, जैसे वार्ड है ना मेरे भाई, देखो ये आपके सामने एक बड़ा सा वार्ड है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पर देखो होता क्या, ऐसे यहाँ पर से मान लेते हैं इतना बड़ा रास्ता है, ठीक, ऐसे बेड लगा हुआ लाइन से। ठीक है, ऐसे बेड लगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इससे होता है। तो अब यहाँ जब एंट्री किए तो मान लेते ये एरिया एक नर्सिंग वाला है, ठीक है, और ये भैया पेशेंट है, यहाँ पर इधर उधर से पेशेंट सोया, कौन टेंशन है। अब एक एरिया ऐसे होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज एरिया, मतलब इस वार्ड के प्रति जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, ठीक है, और आपके सामने क्या होगा, यानी इंजेक्शन, यानी इसको सिरिंज बोलते हैं, ये होना चाहिए। और भी तुम्हारे पास जैसे एंटीबायोटिक होनी चाहिए, और यानी पेन किलर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी बल्क में आएगा तभी तो हो पाएगा। अब बताओ एक हॉस्पिटल में 20-20 30-30 बिल्डिंग बा, तो उसको मैनेज करना भाई अब अपने बस की, ठीक है, बहुत महान काम रहता है भाई अपने आप। ठीक है, तो वो लिख रखा ऑलरेडी स्टॉक रहता है। बल्क में खरीदने पर क्या होता है, थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। जैसे अभी देखेंगे इंजेक्शन खरीदा जाता है, तो हम नॉर्मल खरीदेंगे तो 10 रुपया हो गया, बल्क में खरीदेंगे तो 2-3 रुपया कंपनी से मिल जाता सीधे। इनका फायदा क्या होता है आपके सामने, स्टॉक फार्मेसीज पर वर्कलोड कम होता। पहली बार इमरजेंसी में भी क्या होता है, अब फार्मेसी जैसे मैं तो कई वार्ड में खत्म है, वार्ड नंबर 13 में 3 नंबर बेड पे हाई दवाई चाहिए, लेके अला थोड़ा देर आराम है, वार्ड नंबर 23 में है ये बेच के हाई दवाई चाहिए, तो तब पगला जाइएगा तो हम ऑलरेडी वहाँ पर ला के रख देते हैं, वर्कलोड थोड़ा सा कम। इमरजेंसी में भी ऑलरेडी उपलब्ध, भर भर के, इमरजेंसी में तो भैया थोड़ा बहुत नहीं, भर के ही रखना पड़ता है। ठीक है, अब क्या लिख रखा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डोज आपके सामने क्या हो जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये सब काम आपके सामने यहीं पर ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है,
ठीक, अब क्या दे दिया, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया है यहाँ से। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इनकी कहानियाँ चलते हैं यहाँ से। ठीक, फिर अब भैया जिसके फ़ायदा तो भैया नुकसान भी है। तो क्या दे रखा आपके सामने, डिसएडवांटेज के बारे में बोल दिया गया। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है यहाँ से दिया गया। इसी में फ़ोन मारेंगे धक्का धक सब लोग। ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं। अब डिसएडवांटेज थोड़ा सा यहाँ देख लिया जाए। डिसएडवांटेज क्या होता है, कंटामिनेशन का रिस्क थोड़ा सा होता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखेंगे बैच कहीं चेंज हो गई तब दिक्कत हो गई। अभी देखिए सिरप वाला चीज़ें हो रही थी। ठीक है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। स्टेबिलिटी मतलब जैसे मान लेते हैं आप बल्क में मंगाए, ठीक है, किसी कारणवश वार्ड में आदमी ही नहीं है या किसी कारणवश हॉस्पिटल बंद हो गया है, तो बताओ जो आया हो क्या हो जाएगी, स्टेबल रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी होने का चांस रहेगा, स्टोरेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम। इस अब तो भैया बड़े बड़े हॉस्पिटल पे जगह होती है, यहाँ पर नॉर्मल की बात करें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये बल्क कंपाउंडिंग क्या था, देखिए बल्क कंपाउंडिंग आएगा तो बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, फायदा और नुकसान। याद रखना, जिस चीज़ का भैया फायदा तो नुकसान भैया होना ही होना। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इनके बारे में बताना पड़ेगा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीपीएन बोला जाता है। टीपीएन बोला जाता है आपके सामने यहाँ से देखिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है। अब ये क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा सा इमरजेंसी केस में खा पी नहीं रहा है या कोमा में चला गया है, तो उसके लिए भैया न्यूट्रिशन तो जरूरी है। न्यूट्रिशन नहीं पाएगा तो उसकी ज़िंदगी और मर मरने का चांस रहता है। ठीक है, तो मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है जिससे शरीर को, ठीक है, जरूरी न्यूट्रिएंट्स बिना पाचन तंत्र का इस्तेमाल किए आईवी के द्वारा नसों में पहुंचा दिया जाता है। बहुत सटीक है, कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, ठीक, अब वो मुंह के द्वारा नहीं खा पा रहा है, यानी न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, तो जिंदा कैसे रहेगा, तो उसको जिंदा रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का प्रयोग करते हैं। पेरेंटल नाम से ही पता, मतलब इंजेक्शन के द्वारा ही दिया जाएगा, तो वही लिख रखा है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है जिससे शरीर को जरूरत न्यूट्रिशन बिना पाचन तंत्र, मतलब हम क्या करते हैं, पहले खाना खाएंगे पेट में जाएगा तो सारी प्रक्रिया होगी, बट ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे शरीर की कोई भी जरूरत पड़े न्यूट्रिशन को वो बिना पाचन तंत्र सीधे नसियम पहुंचा देंगे, नस में पहुंचा देंगे, काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, जब कोई व्यक्ति मुंह से खाना नहीं खा पाता है या किसी इमरजेंसी कंडीशन में हो, ठीक है, तब टीपीएन यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं। अब भाई कभी सोचना नहीं, ये सब बड़ा दर्दनाक चीज़ होती है भाई, हम सोचते भाई कोई बीमार ना पड़े यार। ठीक है, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो भैया नेचर है, कभी दुख कभी सुख तो होता ही होता है। टाइप कितने तरह का होता है आपके सामने, दो तरह का। ठीक है, दो तीन तरह का। सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसमें फ्लूइड को शरीर के, ठीक है, शरीर की एक बड़ी नस के द्वारा जरिए क्या होकर के दिया जाता है, कहने का मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसी के जरिए हमारे शरीर में इंटर कराया जाता है। ठीक, मुख्य रूप से इसे सुपीरियर वेना केवा के जरिए क्या कर दिया जाता है। अब सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर क्या होती है, देखिए सुपीरियर मतलब ऊपर वाली जो रीजन रहता है उसको बोलते हैं, नीचे से जो ब्लड लेके जाता है उसे इन्फीरियर बोला जाता है, साइड में पेरीफेरल होता है। तो सुपीरियर वेना केवा के द्वारा क्या करता है, शरीर में इंटर कराया जाता है। पेरीफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इस तरीके में न्यूट्रिएंट को किसी भी छोटी नस, मान लेते हैं यहीं से हमारे शरीर में क्या कर दी जाती है, इंटर करा दी जाती है। ये टाइप हो गया। अब उसका कंपोजिशन कितना होता है, तो दो कंपोजिशन होता है। यदि किसी व्यक्ति को देखना है तो दो ही तरह का न्यूट्रिशन लेता है। एक सुने होंगे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, दूसरा आपके सामने सुने होंगे माइक्रो। ये मैक्रो है और ये आपके सामने माइक्रो है। मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा हमको ज़रूरत होती है, और माइक्रो मतलब बहुत कम मात्रा में, जैसे प्रोटीन भर भर के दाल खा, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। कैलोरी वाला, फैट भी थोड़ा सा कम होता बट इसकी तुलना में ज़्यादा होता। मिनरल हमको थोड़ा चाहिए, कॉपर थोड़ा चाहिए, जिंक थोड़ा चाहिए, सोडियम थोड़ा चाहिए, तो इस सबको माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है। तो शॉर्ट नोट आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ही लिखना पड़ेगा। क्या, देखिए पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप क्या होता है, इसका कंपोजिशन वगैरह क्या होता है यहाँ से। ठीक है, फिर क्या दे रखा आपके सामने, ये तो तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइस। ऑटोमेटिक मतलब रोबोटिक जमाना आ गई हो। हाँ होता भाई, अब तो देखेंगे बड़े बड़े ऐड आता है कि हमारे यहाँ रोबोटिक के द्वारा सर्जरी की जाती है। ला भैया
आई बा अब तक खतरनाक। अब रोबोटिक ऐसा जमाना चल गई बा, मतलब व्यक्ति बैठल बा विदेश ऑपरेशन करी इंडिया में हैं। ठीक है, तो ये कहानियाँ चल रही हैं आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो वही ऑटोमेटिक है। ठीक है, डिस्पेंसिंग यानी सिस्टम डिवाइस होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए क्या लिख रखा है, ऑटो, ठीक है, मेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड, ठीक है, ड्रग्स डिस्पेंसिंग, वह प्रक्रिया जहां एक मशीन पर्चा भरती है, मतलब पर्चा पढ़ती है और दवाओं को वितरित करती है। ठीक है भाई, यह ला है फार्मेसी का कम हो खत्म हो गया। मतलब हम रोबोट ला देंगे, ठीक है, रोबोट ला देंगे, वहाँ से क्या करेगी, वो दवा लाएगी। ठीक है, रोबोट ले देंगे तो वहाँ से वो दवा लाएगी, दवा हमको उठा के देगी, हम प्रिपेयर करके पैसा भैया सिस्टम लगा देंगे। वो कार्ड वाला पैसा वो नहीं लेना पड़ेगा, कार्ड लगाऊ ना पैसा देना भाग गई ना कट जाए ना पे आप पैसा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग वह प्रक्रिया जहां मशीन पर्चा भरती यानी पर्चा पढ़ती और दवाओं को वितरित करती है, वही ऑटोमेटिक सिस्टम कहलाता है। इसमें मशीन और रोबोटिक सिस्टम काम करता ला एकदम से खतरनाक। अभी तक कंप्यूटर रहल, अब डेवलप बड़ी बड़ी कंट्री में है, अपने यहाँ नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रियों में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो वो चाहे कहानी हो गई। इसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, उस डिवाइस का नाम बताना है। देखिए, लागत में कटौती होती है। ठीक है, लागत में कटौती मतलब अभी मान लेते चार तुम बड़ा बड़ा फार्मासिस्ट की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, तो 4-5 पेशेंट वो रखे पड़ी वर्कर। अब यहाँ वर्कर अरी जाती खाना खाए, पेशाब करे थे, टॉयलेट करे, ये सब मशीन चार्ज कैला धड़ाधड़ लग गए, लागत में थोड़ा सा कमी होती है। ठीक, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस होता मतलब क्या होता है, इसमें जैसे इधर का चांस थोड़ा सा का बहुत कम हो जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा, बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि तेज़ी से काम करेंगे, जितना तेज़ी से काम करेंगे उतना अच्छे से क्या होगा आपके सामने मैनेज हो पाएंगे। क्योंकि भैया जैसे कहते हैं भीड़ ये करे क्या, भीड़ या करे क्या, नहीं चला हटावा, दवा जल्दी मिली बनाई करी। अब भीड़ नहीं रहेगी तो जल्दी आपको दे देंगे। ठीक है, बिक्री बढ़ावा होगी। अब क्या होगा, मिस्टेक कम होता है। ठीक है, या मिस्टॉक लिख देना था। मिस्टेक क्या होता है, कम से कम होता है, समय का क्या होता है, थोड़ा सा बचावा होता है। ठीक है, तो ये सब आपके सामने कब हो गया है यहाँ से। इसी में भाई धड़ल्ले से फोन आता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इनके बारे में। साइलेंट भी रहता है तभी 60। ये आपके सामने फायदा होगा। अब याद रखना किसी चीज़ का यदि फायदा है तो भाई जाहिर सी बात नुकसान भी है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऊपर कुछ। ठीक है, अब इसका क्या कर देते हैं, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, डिसएडवांटेज थोड़ा सा देख लेते हैं, नुकसान क्या है। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग तथा टेक्निकल यानी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ी है। नॉलेज एक्स्ट्रा होना चाहिए और टेक्निकल, क्योंकि भाई कहीं लाइट भागल तो नहीं काम करी, चार्ज नहीं करवा तब वो नहीं काम करी। ठीक है, मशीन और रोबिट के पार्ट खराब होने पर काम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अभी आदमी को बुखार है, अरे भाई पैरासीटामॉल खा, काम करेगा बट धीरे धीरे करेगा, बट ये खराब हो तो तन को मन को नहीं करी, बस काम खत्म। एक्स्ट्रा बजट तथा स्पेस की जरूरत पड़ती है। जैसे आदमी बा, ठीक है, जैसे थोड़ा सा 2-4 आदमी खड़ा भइले तो साइड में हो जाए, रोबोट थोड़ी ना खड़ा होगा, पर मैनर नहीं हो, केवल दवाई देते बा, वो थोड़ी ना जाने भीड़ खड़ा बा तो हम साइड हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, ये होगा। यंत्र में तुम्हारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट होता है। ठीक है, कंप्यूटर भैया जाइए, ADS एक्टिव डिस्पेंस यानी क्या लिखा, डिस्क्रिटरी सिस्टम होता है जो सर्वर सिस्टम पे काम करता है। तो ये सब सिस्टम के तुम्हारे पास नाम है, इसी पे वर्क करता है। तो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग यदि सिस्टम आएगा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और इसका क्या करना पड़ेगा, फायदा, और इसका क्या करना पड़ेगा, नुकसान। उसके बाद आपके सामने उस मेडिकल डिवाइस का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने के तैयार हो जाएगा। फिर क्या देखा, राइट ए नोट ऑन द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा।
इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि अपने स्टॉक को मेंटेन करना। याद रखना मेरे भाई, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, जैसे मेडिकल स्टोर खोल दिए तो आपको दवा कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, कौन कौन दवा रखनी है, कितना पैसा खर्च करना, ये सब बताता आपके सामने ये। तो क्या लिख रखा आपके सामने, इन्वेंट्री कंट्रोल वह प्रणाली है जिसके द्वारा यानी क्या लिख रखा, संसाधन, दवाओं और अन्य सामग्री की खरीद कामा स्टोरेज कामा आपूर्ति को इस प्रकार ठीक है नियंत्रित करता है कि वे सही समय पर सही मात्रा और ठीक है मिनिमम कास्ट पर क्या हो सके उपलब्ध हो जाए। अब ध्यान से सुनिए, एक तरह की प्रणाली है ठीक है जिसके द्वारा दवा तथा अन्य सामग्री की कितना खरीदना है और कितना स्टोरेज करना है और कैसे उसको आपूर्ति को मेंटेन करना है यानी नियंत्रित करना, सही समय पर सही मात्रा पे मिनिमम कास्ट यानी कम से कम कास्ट पर उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं आप एग्जाम में जाएं तो आपको जरूरी है कि भैया हमको एक काला, एक नीला, एक स्केच, ये चीज़ होनी चाहिए। तब बताओ ज़्यादा ले लेगा तब वो दिक्कत, कम ले लेगा तब वो दिक्कत हो जाएगी। तो उस तरह से हमारा स्टॉक ही होता है ठीक है, जो यही कंट्रोल करवाता है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, दवाओं का सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना कि दवा सतत होनी चाहिए। जैसे कोनो पेशेंट आयल 1000-2000 का पर्चा लेके आई, वो पे दवाई 1000-2000 का पर्चा लिखल बा, 6 दवाई मान लेते लिखल बा, 5 दवाई देला, एक दवाई नहीं बा, तो कहिए एक दवाई नहीं मिला, तू काबू दूसरे जगह ले लिया, भैया नहीं ले दवा, पर्चा बंक कही गई ठीक है, दिक्कत हो जाए। तो वही लिख रखा ड्रग्स की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब सतत रहेगा, कौनो पर्चा भर भर के देला मतलब थोड़ा सा एक जिंदगी को मार देगा तो तुम्हारा फायदा हो जाए ठीक है। तो वो सुनिश्चित करना इनका काम होता है। बर्बादी तथा एक्सपायरी ड्रग्स को कम करना। अब अलावा गांज लेला खूब दवाई, अब होता रियल हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं हम, यहाँ पर एक थे ठीक है, वो आए थे, हम जानते हैं मैनकाइंड से, वो काम करते थे मैनकाइंड में एमआर का काम करते थे, वो आए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे खोले थे मेडिकल स्टोर। अब सोचो उस समय स्टॉक एकदम से हम जानते 10-11 लाख का मेंटेन कर दिए थे, मतलब तगड़ा बढ़ा दिए थे, चलो कोई ना टेंशन नहीं, मतलब पूरा रेंज लगा दिए थे, मतलब हर एक कंपनी का मेंटेन कर दिया। हॉस्पिटल के किनारे जनबक करते हो वो सब दलाली वाला काम होता है कि डॉक्टर ये लिखेगा तो यही चाहिए, दूसरा ब्रांड दोगे तब भी नहीं चलने देंगे वो। उसके बाद 1-1.5 साल जाते जाते बहुत सारा बेचारे का एक्सपायरी हो गया और उनकी दुकान क्या हो गई, हमसे पुल हो गई ठीक है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, उस सबको किस तरह से इधर उधर करके मैनेज किया, जो बचा हुआ था फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग यानी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अपना वो दवा मेंटेन किए, तब उनकी दुकान धीरे धीरे रन करने लगी। एक सिस्टम होता है ठीक है। तो बर्बादी और एक्सपायरी ड्रग्स को कम करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। जहाँ जो दवा चलती उसी को चलाना चाहिए कि नहीं, स्टॉक मेंटेन कर देना ठीक है। अब पेशेंट आवत नहीं बा, जैसी ज़रूरत पड़ी, जैसे जिस एरिया में रह रहे वो दवा ज़्यादा चल रही है, कोई पर्चा आ रहा है मांगने तो उस दवा को कहेंगे भैया हमको मोहलत दीजिए, उतार दिन हम ला के आपको दे देंगे। स्टॉक की अधिकता तथा कमी को बचाना, मतलब न तो अधिक होना चाहिए न तो कम होना चाहिए। लागत को नियंत्रित करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। लिख रखा आपके सामने नेक्स्ट में क्या लिख रखा, कस्टमर और पेशेंट का शॉर्टेज इन ड्रग्स स्टोरेज मेंटेन करना, मतलब कस्टमर को प्राप्त दवा मिल जाएगी, पेशेंट को भी प्राप्त मात्रा में दवा मिल जाएगी, मेंटेन करता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इसकी कई टेक्निक हो गई, याद रखना ABC पूछा जाता है। ABC एनालिसिस किसके अंतर्गत आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत। तो लागत के आधार पर आइटम को वर्गीकृत किया गया। ए मतलब महंगा आइटम यानी कम मात्रा ज़्यादा लागत। देखिए भैया तगड़ा है, महंगा आइटम है, महंगा आइटम ज़्यादा रखबा तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, बट कम होना चाहिए। देखो लिख रखा आपके सामने, देखिए कम मात्रा में होना चाहिए बट पैसा भैया ज़्यादा लगेगा इसको। अब भैया पे पर्चा वर्चा बटोरे बते तो चाहब करेगा ठीक, तो ये होना चाहिए। दूसरा माध्यम होना चाहिए, मध्यम मतलब न तो ज़्यादा अधिक न तो ज़्यादा कम, मतलब बीच वाला होना चाहिए। तीसरा जिंदगी यानी सस्ती दवाइयाँ होती हैं, ये आप बल्क में रखिए क्योंकि आपके पास पैसा कम रहा है, 1000 में तुम जिंदगी बहुत सारा दवाइयाँ खरीद लोगे ठीक है। तो यानी अधिक मात्रा में होगी, कामत यानी लागत क्या करेगा, कम रखेगा। एक डिब्बा मंगा ले बात जल्दी जल्दी बेच लेगा, जैसे जीरोडाल SP होगा, कैल्शियम हो गया, साइक्लोपैरा हो गया ठीक है, गैस का दवाई होगा, तो ये सब चीज़ नॉर्मल आप रख सकते हैं ठीक, ये हो गया। अब क्या लिख रखा आपके सामने, वीरी एनालिसिस तुम्हारे पास क्या होता है, इसका प्लीज फुल फॉर्म याद कर लेना ठीक है। उपयोग के अनुसार, मतलब वी से वाइटल, ई से एसेंशियल, डी से डिजायरेबल। वी मतलब अति आवश्यक दवाइयाँ रहें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना। जैसे हमारे हॉस्पिटल के किनारे खोलना, कोनो डॉक्टर ऐसा बा कि वो दवाई कंटिन्यू लिखा था, वो अपने नाम से क्या कर लेबा, वो वही दवाइयाँ है, मतलब हमारा उसी के दवा थ्रू रखवाए, तो आप ज़्यादा मात्रा में रखेंगे क्योंकि वो धड़ल्ले बिक रहा है ठीक है। इसेंशियल मतलब जो जरूरी रहती है,
जरूरी तो उसको कम रखेंगे। डिजायरेबल मतलब कि वो कब्बो पर्चा आवत हो के कम से कम रखेंगे, कि मतलब एक आध पर्चा मेंटेन करके रखेंगे तो काम हो जाएगा। फीफो और फेफो मेथड पे काम करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या करें, इसको एक्सपायरी से बचाना होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट होता है, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले आउट करना, बेचना है। फर्स्ट इस यानी क्या होगा, फर्स्ट एक्सपायरी मतलब जो नियर एक्सपायरी उसको पहले ही आउट करना है। इस मेथड पे काम करेंगे तो आपकी दवाइयाँ भी एक्सपायर नहीं होगी। इसका महत्व तो क्या होता है, कुशल दवा प्रबंध मतलब आपकी मेडिकल स्टोर पे मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ कुशलतापूर्वक रहेगी। लागत में बचत यही करता है। रोगियों को समय पर उपचार मिलाना यही करता है। स्टॉक मेंटेन करने में बहुत जरूरी होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में ये डिटेल में बता दी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, छठा नंबर कह दिया आपके सामने, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, यानी क्या होगा, ब्रीफ अबाउट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अब पेशेंट की हिस्ट्री तुमको जाननी है, कि मतलब कितना दिन से दवाई खात बा, कैसे खात बा, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहीं पर लगे हाथ है 20 पेज नंबर। मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं, आगे लॉन्ग, चलो शॉर्ट टर्म ही दिया है, कोनो टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए मेडिकल हिस्ट्री के बारे में दिया कहानी। मेडिकल हिस्ट्री का तो जैसे कोनो पेशेंट आई, भैया कितना दिन से दवाई खाता रहो, हेना दिन से ये बीमारी बा, हेना दिन खैली रोक दे, हेना दिन खैली रोक दे, तो हमको आइडिया पता चल जाएगा कि मतलब इसको इतने दिन से बीमारी है, ये दवा खा चुका है। तो मेडिकल हिस्ट्री वह प्रक्रिया है जिसके यानी जिसमें उनके पेशेंट द्वारा पास्ट ड्रग्स रिकॉर्ड तथा प्रेजेंस जानकारी एकत्रित करना मेडिकल हिस्ट्री कहलाता है। मतलब कागज में पूरा लिख लेंगे कितना दिन से दवा चल रहा है। बड़े बड़े जब जाएंगे ना एम्स वगैरह में, तो पूरा ब्यौरा लिख ढारते हैं एमबीबीएस वाले। एमडी एमएस आगे बैठे रहेंगे, जो उनके अगल बगल रहते हैं एमडी वाले। ठीक है, एमडी मतलब चाहे एमबीबीएस क्लियर रहता है वो सब, चाहे एमएस यानी फर्स्ट ईयर होते हैं चाहे सेकेंड ईयर होते हैं, तो वो सब क्या करेंगे, पूरा रिकॉर्ड आपका भर 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 लिख डालेंगे सब। अब डॉक्टर को ज़्यादा तुमको पूछना नहीं पड़ेगा, दवा लिख के भगा देगा। मेडिकल हिस्ट्री वह प्रक्रिया जिसमें पेशेंट द्वारा पास्ट ड्रग्स रिकॉर्ड मतलब प्रेजेंट पास्ट में तुम कितनी दवा खा चुके हो, प्रेजेंट में तुम कौन दवा खा रहे हो, ठीक, ये सब जानकारी एकत्र करना मेडिकल हिस्ट्री कहलाता है। और बहुत जरूरी मेरे भाई ये हो गया। ठीक है, अब जैसे मानते आपकी मेडिकल स्टोर पे कोई आया, कहे भाई बीमारी बा, दवा दे देला, पूछबा नहीं केला भैया कौन दवाई तू खैले रहा, कैसे खैले रहा, माने तो उसको दवा पहले खैले रहा और दूसरा दवाई खा ले, तो ओकरे प्रति देखा जाए तो रेसिस्टेंस पैदा करे, तो पूछना भैया जरूरी है। इसमें पेशेंट की दवा लेने की विधि कामा समय कामा उपयोग का संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलता है, इससे सही यानी जानकारी दर्ज किया जा सके। कहने का मतलब वो पेशेंट किस विधि से दवा ले रहा था, जैसे मान लेते बोला गया था ये दवा लेना है, इतने 3 टाइम लेना, वो 2 टाइम मारा था पीटा था, तब भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समय, ठीक है, अब क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से, इसी में यार फोन में करते हैं सब। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होती है, ये सारी जानकारी होती है। तो वही लिख रखा है इन्फॉर्मेशन, दवा के लेने किस विधि से ले रहा, किस समय पे ले रहा, कब से उपयोग कर रहा, ये सब सही जानकारी एकत्रित करना क्या कहलाता है, मेडिकल हिस्ट्री। इनका मेन उद्देश्य गोल क्या होता है, फार्मासिस्ट को सेल्फ यानी क्या होगा, फार्मासिस्ट को सेल्फ पेशेंट से परिचित करना चाहिए। मतलब फार्मासिस्ट गई कल भाई हम फार्मासिस्ट है, अपनी समस्या आप बताइए, नहीं पहुँच रहे कि अरे ठीक है, तो ऐसे आदमी बोल सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि वो तो भाई आप किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो ऑलरेडी पेशेंट बीमार है भाई, वो परेशान है, तो आप उल्टा सीधा बोल सकता है। तो उनको आपको बताना कि हम सर फार्मासिस्ट हैं, अपनी जानकारी दीजिए, कब से क्या दवा खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सब। फार्मासिस्ट को सेल्फ पेशेंट से परिचित करवाना है। पेशेंट परिचित हो गया, अब जान गया कि वो पेशेंट, अच्छा ये डॉक्टर है। फार्मासिस्ट को पेशेंट की बीमारी कामा प्रिस्क्राइब तथा नॉन प्रिस्क्राइब दवा की जानकारी लेनी चाहिए। मतलब फार्मासिस्ट को पूछना चाहिए कि क्या आपकी कौन सी बीमारी है, ठीक है, ये पूछना चाहिए। दूसरा प्रिस्क्राइब मतलब आप कितने दिन से दवा खा रहे हैं, उसका पर्चा कहाँ पर है, कहाँ से दवा चला रहे थे, ये सब जानकारी होनी चाहिए। नॉन प्रिस्क्राइब मतलब यदि मान लेते हो कहीं दिखाया नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर से खाया होगा कि भैया वो पर्चा बताइए, ठीक, वो दवा दीजिए, या कोई खोखला बचा हो चाहे, ये सब हमको जानकारी एकत्र करनी है।
ठीक। पेशेंट की थेरेपी टाइम नोट करना चाहिए, मतलब थेरेपी मतलब कितने दिन से दवा चल रही है, बीपी इसकी कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना इसका है, शुगर लेवल कितना, ये सब क्या होना चाहिए, थेरेपी को नोट करना चाहिए कहीं। ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नोट होता है। पेशेंट का मेंटल नेचर भी समझे, मतलब पेशेंट सही है कि नहीं, कहीं मतलब मेंटल टाइप में हो गई है, तू देला दवाई खाए को फेंक देला, तो ओके लगल खा लेला, ओके लगल हम नहीं खेली, कोनो टेंशन है, ये सब होना चाहिए। ड्रग्स का, ठीक है, इससे ड्रग्स का एब्यूज तथा मिसयूज रोका जा सकता है। अब बताओ ये सब कैले तो पता चले कि ड्रग्स का यूज हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है, इसको रोका जा सकता है। ड्रग्स इंट्रैक्शन को कम किया जा सकता है, ड्रग्स इंट्रैक्शन को अभी हम कम कर सकते हैं। तो ये हो गया। प्रोसीजर कैसे गुरुदेव काम करता है, सबसे पहले देखो क्या कर देना है आपके सामने, ओ भाई यही तो लिखे हैं जी, ठीक है। प्रोसीजर क्या कर देना आपके सामने, फार्मासिस्ट को मरीज से स्वयं परिचित करवाना है, मरीज द्वारा ली गई हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन, पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, थेरेपी का समय अवधि लेना और मरीज के द्वारा दवा लेने के संबंधी में पूरा डिटेल में इनको बताना है। तो ये काम होता है आपके सामने मेडिकल हिस्ट्री में। तो ये आपके सामने कौन सा हो गया, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, 7वां नंबर क्या दे रखा आपके सामने, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, रोल ऑफ फार्मेसी इन पेशेंट। तो भैया कम्युनिटी फार्मेसी पूछ लो, ठीक है, यानी आपके सामने इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है और रोल फार्मासिस्ट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपके सामने पेशेंट काउंसलिंग है, पेशेंट काउंसलिंग का हाल है, पेशेंट कौन आई ओकर पूरा जानकारी ब्यौरा, नाम, दवा, कब से दवा खात बा, हिस्ट्री पूरा डिटेल में लेना क्या कहलाता है, पेशेंट ही काउंसलिंग कहलाता है। एक पर्चे पे लिखना होना चाहिए तभी पेशेंट काउंसलिंग कहलाएगा। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब कि पेशेंट को उसकी बीमारी, यानी उसको कौन सी बीमारी है, डिजीज हिस्ट्री मतलब कब से उसको ये बीमारी है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री मतलब वो कैसे कब से वो ट्रीटमेंट ले रहा, किन किन डॉक्टर को दिखा चुका, उसकी उम्र, उसका नाम, उसका फुल एड्रेस के बारे में संपूर्ण जानकारी समझना, जिससे वह ठीक से इलाज ले सके और डिजीज को फैलने से रोक सके। मतलब कोई खतरनाक बीमारी रहे, जैसे हेपेटाइटिस है, आप सतर्क नहीं हैं, आप ग्लव्स वगैरह का नहीं प्रयोग कर रहे हैं, तो अब बतैबा नहीं करेगा वो पेशेंट, अब जांच भी नहीं करवाएंगे तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, हो सकता है दिक्कत भाई, हेपेटाइटिस होते रही, कहीं ब्लड का फ्यूगर ही एक्सचेंज होगा तो आप हेपेटाइटिस से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल पे कभी भी आप ट्रेनिंग के दौरान जाइएगा, अब तो 15-20 दिन के बाद जाना ही जाना, पेपर खत्म होने के बाद तुरंत कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग लगी जाएगी। ट्रेनिंग पे जाना है तो कोई भी इन्फेक्शन है तो आप ग्लव्स का जरूर प्रयोग करिए। ठीक है, कि नहीं मान लेते क्योंकि आई भी यहाँ लगाओ तड़ा, थोड़ा ब्लड निकलता था बस ऐसे पहुँच जाता, नहीं भाई, रुई लीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, इस सब का होना कंपलसरी, क्योंकि भाई रोगी से ज़्यादा आपको बचना जरूरी है। ठीक है, आप बचे रहेंगे तभी तो इलाज कर पाएंगे यहाँ से। अब पेशेंट काउंसलिंग का गुरुदेव महत्व क्या है, यानी फायदा नुकसान क्या है, ड्रग्स का सही उपयोग सुनिश्चित करना। बताओ पूरा काउंसलिंग पता चल गया है तो ड्रग्स का सही तथा सटीक इस्तेमाल आप कर पाएंगे, ड्रग्स का साइड इफेक्ट की जानकारी सही से दे पाएंगे, पेशेंट का भरोसा आप बढ़ा लेंगे। ठीक है, पेशेंट, आप बताओ पेशेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिए, अपनी पेशेंट को जानकारी दे दिए तो पेशेंट आप पे ट्रस्ट करेगा और आप थोड़ा सा भरोसा के लायक बन जाएंगे। ड्रग्स का मिसयूज तथा एब्यूज से रोकना का पेशेंट काउंसलिंग के काम हो जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, ड्रग्स को सही समय तथा सही क्वांटिटी में देना। अब बताओ आपको बीमारी का स्टेज पता चल गया, कब से ये दवा ले रहा है, कौन कौन दवा ले रहा है, तो आप फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर को जाकर बताएंगे या खुद ही वो जाकर डॉक्टर के बताएगा, वो आप सही सटीक दवाई देगा, आप तुरंत सही क्वांटिटी में देंगे तो बंदा भरने से ठीक हो जाएगा, चला जाएगा अपने घर। ड्रग्स की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, पेशेंट काउंसलिंग ड्रग्स की सुरक्षा हो सकती है यदि आप पेशेंट की डिजीज और कंडीशन के बारे में जान रहे हैं, तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे और पेशेंट भी संतुष्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य सुधार थोड़ा सा जल्दी होगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद आपके सामने क्या दे दिया गया, रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में, ये फ्लो चार्ट आप बना देंगे, काम हो जाएगा। तो क्या दे रखा आपके सामने, रोल ऑफ फार्मेसी इन पेशेंट काउंसलिंग। पहला, दवा का डिस्पेंसिंग करना फार्मासिस्ट का काम है। पेशेंट काउंसलिंग मतलब पेशेंट के एज हो गया, एड्रेस होगा, ट्रीटमेंट होगा, डिजीज कंडीशन, नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखना आपकी जिम्मेदारी है। हेल्थ प्रोग्राम यानी प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन मतलब यदि, ठीक है, प्रमोशन मतलब सही हो गया तो दूसरे स्टेज में डाल दा, जैसे कहते हैं खराब कंडीशन था आईसीयू में डाल देना है, और थोड़ा सा अच्छा स्टेज होगा तो दूसरे कंडीशन में डाल देना है, तो वो चीज़ें होती है। छोटी ही, ठीक है, आपके सामने क्या होगा, छोटी बीमारियों का आप क्या कर सकते हैं, आराम से इलाज कर सकते हैं, क्योंकि डिजीज की कंडीशन के बारे में आप जान रहे हैं।
ड्रग्स मैनेजमेंट आप ही कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ पे आप ही काम कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये सब काम अपने खुद क्या कर सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का रोल होता है। ठीक, तो आएगा यदि मान लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट लिखना, ये फ्लो चार्ट बनाने ना अपना काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये कहानी रही पेशेंट काउंसलिंग की। फिर क्या रखा आपके सामने, राइट इन ब्रीफ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में यहाँ से बताना आपको पड़ेगा। ये तो पहला क्वेश्चन आप पूरा डिटेल में देखे हुए थे, वही चीज़ यहाँ से क्या कर देना है आपको भी बताना है। ठीक है, तो चलो हमको दिखा देते हैं, अभी आप देखे हुए हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। ठीक है, तो वही चीज़ आप बताना, स्ट्रक्चर वगैरह। हॉस्पिटल फार्मेसी ये हो गया। अब हॉस्पिटल फार्मेसी में स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्पेंसिंग एरिया होता है, पेशेंट होता है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपका काम होता है। ठीक, तो वही फार्मासिस्ट का जो हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़े थे ना, उसी को एक्सप्लेन कर देना कौन कौन से एरिया होता है। जैसे इन पेशेंट एरिया होता है, वार्ड वाला होता है, आउटडोर पेशेंट होता है, पीडी वाले होते हैं, डॉक्टर वगैरह सब ये सब मेंटेन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना। इसको चलिए आप देख लिए, हॉस्पिटल फार्मेसी यानी ये वाला जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी, वही सेम टू सेम आप यहाँ से छाप देंगे, काम हो जाएगा। लास्ट में क्या लिख रखा, नॉर्मल, व्हाट इज अ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी गिव टू मेजर एडवाइस, यानी क्या लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव सर्व बाय द कमेटी, मतलब इनका दो क्या करना, उद्देश्य लिखना, पहले इनके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 9th नंबर, ठीक है, ठीक है, तो इनके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य वगैरह पूरा डिटेल में लिखना है। देखो क्या लिख रखा, प्राइमरी थेरापेटिक कमेटी क्या होती है, प्राइमरी, ठीक है, सॉरी फार्मेसी दिया है कि प्राइमरी दिया है जी, फार्मेसी, देखिए फार्मेसी यहाँ दिया गया, देखिए फार्मेसी दिया गया भाई। ठीक है, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी क्या होती है, देखिए साफ साफ लिख रखा है फार्मेसी, ठीक है, आपके सामने थेरापेटिक कमेटी वह विषय समूह होता है जो अस्पताल हेल्थ केयर सिस्टम में दवाओं के सिलेक्शन, उपयोग, निगरानी तथा नीति का निर्धारण करता, उसी को फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी बोलते हैं। फार्मेसी मतलब दवा, थेरेपेटिक मतलब उपचार, कमेटी मतलब एक तरह का समूह होता है। तो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी एक तरह का समूह होता है जो ये डिसाइड करता कि अस्पताल के अंतर्गत हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत कौन सा दवा का सिलेक्शन करना है, उपयोग करना, कामा निगरानी करना, और तुम्हारे पास क्या होगा, नीतियों का निर्धारण करते आपके सामने फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी के अंतर्गत होता है। ये सब करना इन्हीं के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव यानी मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य इनका करना क्या है, दवा को प्रभावी बनाना, इन्हीं का काम होता है। दवा का सेफ्टी करना, मतलब दवा का ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो, इन्हीं का करना। किफ़ायती सूची तैयार करना, किफ़ायती सूची तैयार करना इन्हीं का काम होता है। दूसरा, ड्रग्स के उपयोग के दिशा निर्देश बनाना, मतलब दवा का उपयोग दिशा निर्देश बनाना कि दवा इसको पानी के साथ लेना, दूध के साथ लेना, सुबह लेना, शाम लेना, ये सब दिशा निर्देश कौन देता है, यही कमेटी देती है। दवा के, ठीक है, दवा के साइड इफेक्ट को निगरानी करना, मतलब कोई दवा लिया कोई बंदा तो उसका साइड इफेक्ट क्या दिख रहा है उसकी निगरानी करना, और साइड इफेक्ट को कम करना हो सके तो, ठीक। और क्या लिख रहा है, मेडिकल, नर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर को हेल्थ केयर एरिया में प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करना। जैसे नहीं होता है, सेमिनार लगता है, ठीक, तो उसमें डॉक्टर को बताया जाता है कि ये चीज़ें बीमारियां आ रही हैं आपको, ये वो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। अब यदि फार्मासिस्ट के तौर पर देखेंगे ना, तो फार्मासिस्ट का एक बड़ा प्रोफेसर होता है, चाहे हम फार्मा वगैरह किया रहता है, ठीक है, वो बकलोल टाइप में नहीं, उसको वेल डेवलप जानकारी होती है, वो प्रशिक्षण आपको प्रॉपर मात्रा में जानकारी देता है। अब नर्सिंग है, जो जैसे मान लेते हैं, नर्सिंग में यदि रहेगा तो उनकी जो नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वगैरह की रहेंगी या मास्टर नर्सिंग की रहेंगी, वो समझाती हैं, ठीक है। डॉक्टर के लिए जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो उनको समझाने का काम करते हैं, ठीक। दवा के लिए निर्देश, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवा कैसे शरीर में इंटर करवाना है वो भी मैंने रखता है। दवा का रख रखवाव कैसे, मतलब दवाई तखवा में फेंक देला, कौन धूपवा में फेंक देला, पानी किनारे फेंक देला, जंगला पर रख देला, तो ऐसा नहीं होता है। एक डिब्बा लीजिए आप, उसी के अंदर रख के सही जगह, सूटेबल जगह रखें। ड्रग्स फार्मूलेशन आदि का संपूर्ण ध्यान कौन रखवाता है आपके सामने, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी होती है। इसमें जो मेंबर होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं, सबसे पहले चिकित्सक होते हैं, दूसरा फार्मासिस्ट होते हैं, स्टाफ नर्स होती हैं, उसके बाद आपके सामने क्या लिख रखा है, प्रशासनिक प्रतिनिधि होती है। इतने चीज़ रहेंगे तब ये आपके सामने कमेटी चल पाती है, ठीक है। थोड़ा काम लिख लीजिए, क्योंकि मान लेते कभी लॉन्ग में आ जाए तो कैसे काम होगा।
इनका काम क्या होता है, न्यू ड्रग्स का इंट्रोडक्शन करवाना इन्हीं का। अब न्यू ड्रग्स इंट्रोडक्शन, डॉक्टर सेमिनार में जाएंगे तो प्रोफेसर बोलेंगे कि नई टेक्नोलॉजी से ये मेथड से ये दवा आई है, इसको इस तरह से उपयोग करिए, ऐसे करिए, वो करिए, पूरा डिटेल में आपके सामने यहाँ से। ठीक, अब क्या लिख रखा, दवा उपयोग की नीति बनाना, मतलब दवा कैसे उपयोग की जाती है, दवा की सुरक्षा और प्रभावशीलता की निगरानी रखना, कि मतलब दवा की एक्चुअल में रियल में सुरक्षा है कि नहीं, कि मतलब दवा खैला दिक्कत हो जाए तो दिक्कत में और हो जाए, दवा उपयोग की ऑडिटिंग करना इनका काम होता है। ठीक है, नई दवा की समीक्षा तथा अनुमोदन करना इन्हीं का काम होता है। ड्रग्स का कैसे शरीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना इन्हीं का काम होता है। वार्ड तथा इमरजेंसी के समय दवा का स्टॉक मेंटेन करना इन्हीं का काम करवाते हैं। सेफ्टी बताते हैं, ये होगा दवा पे खर्च नियंत्रण करना, ये होगा पेशेंट को बेहतर बनाने का काम इन्हीं का होता है। तो ये अब काम आपके सामने यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपके सामने थेरेपेटिक। और दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव, दो ठीक है भाऊ, इतना ऑब्जेक्टिव बता देली, फंक्शन वंक्शन सब बता देली। लिख रखा फार्मास्यूटिकल केयर क्या होता, प्रोसीजर फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है। ठीक है, यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में देखिए क्या दे दिया गया इनकी कहानी, और लास्ट एंड फाइनल ये क्वेश्चन है। फार्मास्यूटिकल केयर क्या होता है आपके सामने दिया गया है। फार्मास्यूटिकल केयर वह स्पेशल सेवा है या और एक्टिविटी है। देखो फार्मास्यूटिकल केयर, केयर मतलब देखभाल करना, तो वही लिख रखा आपके सामने। फार्मास्यूटिकल केयर वह स्पेशल सेवा और एक्टिविटी है जिनके द्वारा फार्मासिस्ट पेशेंट और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशावरों के साथ मिलकर, ठीक है, मिलकर और एक फार्मास्यूटिकल केयर मिशन का डिजाइन करने, लागू करने और ठीक है निगरानी करने में सहयोग करते हैं ताकि मरीज के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा परिमाण प्राप्त हो सके। इतना बड़ा लिखले बड़ा हो, अब ध्यान से सुनिए होता क्या हमारी भाषा में। ये स्पेशल तरह की एक सेवा होती है जिसमें बहुत सारा कार्य होता है, जिसके द्वारा पेशेंट को और यानी क्या लिखा, स्वास्थ्य देखभाल पेशावरों को, मतलब जो डॉक्टर नर्सेज वगैरह हैं उनका एक मिशन दिया जाता है और वो डिजाइन किया जाता है, उनको कैसे लागू करना है और उसका कैसे निगरानी करने में सहयोग करना ताकि मेरे मरीज को सही से सटीक परिमाण दिख सके। उसी को हम फार्मास्यूटिकल केयर कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता, नॉलेज और स्किल क्या होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, कि नहीं वो बौकड़ उकड़ पकड़ के लावा, जैसे अभी हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, लेडीज़ जो होती हैं 3-4 हज़ार रुपये बेचारे रख लेते हैं, उनकी भी मजबूरी है ठीक है, मजबूरी का लड़कियों भी काम कर लेती हैं, उनको नॉलेज ना के बराबर है। ठीक है, वो सब काम कर रही हैं, लिखल है कुछ और दे दिया कुछ और तो ये काम होता है क्योंकि सस्ता मिलता भाई। ठीक है, तो वही लिख रखा, उस पर काम नहीं करता था। ये नॉलेज तथा स्किल स्टाफ होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, प्राप्त इक्विपमेंट और रिसोर्सेज होना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी हुआ क्या, जैसे मान लेते हैं तगड़ा कहीं एक्सीडेंटल केस हो गया, 8-10 आदमी आ गए, इंजेक्शन में तोहरे पास ना आइया ला भैया, और सुताए वाला जगह ये ना आइया तो उसको हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जगह इक्विपमेंट रिसोर्सेज वगैरह होनी चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना चाहिए, यानी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम हो जाएगी। पेशेंट आपकी बात नहीं समझेगा, आप उसकी बात नहीं समझेंगे तो और दिक्कत होगी। पेशेंट तथा दवा का उचित डाटा कलेक्शन तथा डॉक्यूमेंट सिस्टम तैयार करना यही करवाता है। मरीज के साथ सहयोग करवाना यही सिस्टम करवाता है। ठीक है, इफेक्टिव तथा बेस्ट क्वालिटी ड्रग्स तथा मैनेजमेंट करना यही करता है, मतलब दवा जो दे रहे हैं इफेक्टिव है कि नहीं, बेस्ट क्वालिटी से काम कर रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट सही से है कि नहीं, यही सिद्धांत करवाता है। इनका जो प्रोसीजर होता क्या होता है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर फार्मासिस्ट से रिलेशन तथा जानकारी बनाए रखना, मतलब फार्मासिस्ट हैं यदि आप अच्छे से यदि डॉक्टर से कोलोबरेट हैं तो कोनो जैसे पर्चा आइल तुरंत फोटो खींचला भेज दिला डॉक्टर के लगे, तुरंत रीड करके बता दी है ये काम बा, तुरंत आप दवा देंगे, आपका भी फायदा होगा, आपके पास नॉलेज भी बढ़ेगा। जैसे कोई आप मान लेते हैं डॉक्टर से कोलोबरेशन है, तगड़ा पकड़ है, डॉक्टर गए आपके पास, जैसे मान लेते कोई पेशेंट आया नहीं बीमारी समझ पा रही है तो उसको वो पहले पूछेंगे भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर कहेगा अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये दवा दे दो, बस काम हो जाएगा। तो ये भाई कोलोबरेशन तगड़ा होना चाहिए। से रिलेशन जानकारी बनाए रखना इन्हीं का काम होता है। ठीक, पेशेंट का फुल मेडिकल हिस्ट्री तथा ऑर्डर डिजीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट तथा मेंटेन करना इन्हीं का काम होता है। ये कहते हैं क्या होगा, उस मेडिकल हिस्ट्री को आपको मेंटेन रखना है। जैसे मान लेते हैं अभी छूटते हैं जब आप मेडिकल यानी किसी भी हॉस्पिटल पे आप भर्ती होते हैं
जब किसी हॉस्पिटल से भर्ती होते तो आपको सामने पर्चा दिया जाता है, एक वही लेके जाना, और जो पूरी हिस्ट्री रहती है पूरा और रखा रहता भाई। तो वही बोला गया, मेडिकल हिस्ट्री तथा अदर डिजीज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उन्हें मेंटेन करना यही फार्मास्यूटिकल केयर करवाता है। पेशेंट द्वारा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को मेडिकल पर्पज के लिए मूल्यांकन करना होता है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई ऑपरेशनल हुआ, वहाँ से थोड़ा चीज निकाल के भिजवा दिया जाएगा लैब को, जांच आएगा कि अच्छा है बीमारी रहल, ठीक। तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी कलेक्शन कहीं ना कहीं कंप्यूटर में या आपके सामने सिस्टम में रखा जाए। थेरेपेटिक प्लान बनाए रखना इन्हीं का काम होता है। तो ये जो रहा है आपके सामने टोटल, और टोटल जितना क्वेश्चन कहा था उसने सबको हमने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट पे क्या दे रखे हैं आपके सामने, यहाँ से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, ये सब जितना भी क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए। अब यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस पर ज़रूर उसका रिस्पांस कीजिएगा, ठीक है। यानी रिस्पांस मतलब आपको बताना है, ठीक है, तो काम हो जाएगा। अब बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि सर करवा दीजिए 1000 ठीक, 1500, 200, 500, ये MCQ। हमारे पास अनुरोध है, जो आप पढ़े हैं अच्छे तरीके से अभी यही खुद ही अप्लाई करेंगे, आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, ये पार्ट सी वाला है क्वेश्चन। करें हाउ मनी फार्मासिस्ट शुड बी अपॉइंटेड ऑफ द स्मॉल हॉस्पिटल। अभी बताओ हॉस्पिटल जब फार्मेसी पढ़े थे तो ये आप सिंपल सा देखिए मेरे भाई, देखिए सिंपल दिखा देते हैं आपको। जब हॉस्पिटल फार्मेसी आपसे पढ़े थे तो देखो क्या बोले थे, ये बताओ, ये बता, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भैया, ठीक। तो वही चीज़ हमसे पूछा गया, ठीक, इसीलिए बोला जाता थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। तो कह दिया फार्मासिस्ट कितने चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो कह दिया आपके सामने 5, या आपके सामने कितना होना है 4, या आपके सामने 3। यदि 50 से ऊपर रहेगा 3 और सबसे स्मॉल है तो भैया 2 थोड़े में काम हो जाएगा। तो यानी सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यदि आपको पता है तो धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स में लिखिए जितने लोग लाइव हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, हेड ऑफ स्टोर शुड बी, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, यानी स्टोर के हेड कौन होना चाहिए, भैया भैया भैया। एम फार्मा किया रहे तो और तगड़ा काम है, बी फार्मा किया रहे तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या रखा देखिए, बट मोस्टली बी फार्मा वाले मास्टर वाले क्या कर देते, रिसर्च वगैरह में चले जाते हैं, तो डी फार्मा को तो रख नहीं सकते, बी फार्मा पे ही टिक मार देंगे, ठीक है। फिर क्या लिख रखा आपके सामने 3 नंबर, हाउ मनी फार्मासी शुड बी इन कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड थेरेपेटिक कमेटी, कितने होते हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा। टोटल और टोटल क्या होती है, क्या रख रखा कंपोजिशन, फार्मेसी या थेरेपेटिक कमेटी में 2 होते हैं, कहीं दिया है, 4 हो गए, 3 हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, तो सी पे टिक मार देना यहाँ से। चौथा नंबर, ए ड्रग्स विच इंड्यूज वोमिटिंग, अब बताओ ऐसी कौन सी दवाइयाँ जो वोमिटिंग के इंड्यूज करने में मदद करती है, भाई इमिटिक करता है। इंड्यूज मतलब बढ़ावा देती, इनहिबिट मतलब रोकता है, ठीक है। लैक्सेटिव क्या कर देता है, यदि आपके सामने शरीर में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तगड़ा हो गया तो उसके लिए करते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया शून्य करने के लिए दिया जाता है तो एंटीइमेटिक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इमेटिक के बारे में। लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, ब्लड के अंदर यदि पोटेशियम लेवल देखो लो बोला है, ठीक है, तो हाइपर कहीं भी है तो उसको काट दो, हाइपर मतलब ज़्यादा होगा तो इसको हम काट देते हैं, ठीक। अब आते हैं तुम्हारे पास देखो एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, जब आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी लिखते हैं, आयरन की कमी को हम क्या बोलते हैं आपके सामने, एनीमिया बोलते हैं। हाइपो, तब बच्चा एक तुम्हारे पास 5वें नंबर का बी वाला मार्क है। आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है क्वेश्चन। अब छठा नंबर क्या दे रखा आपके सामने, फार्मेशन ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड, मतलब हमारे शरीर के अंदर यदि ट्यूमर, ट्यूमर का पहला स्टेज होता है तो ट्यूमर का पहला स्टेज होता है कैंसर। अब वही ट्यूमर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर में। तो फार्मेशन ऑफ ट्यूमर इज नोन एज नियो, आपके सामने क्या हो जाएगा, नियोप्ला, ठीक है, यानी प्ला, ठीक है, नियोप्लासिया हो जाएगा, ये आपके सामने नियोप्लासिया हो जाएगा यहाँ से, ये नियोप्लासिया दिया गया है, ठीक है। ब्लू पेन से लिखते हैं तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लिख रखा एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट इज नोन, एरेदमिया बीमारी हो गई, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, एरेदमिया हो जाएगी, ठीक है, आपके सामने एरेदमिया हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अब्सेंस ऑफ विजन इन डार्क ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, मतलब आपको विजन खराब होगा तो भैया विटामिन ए की कमी हो चुकी है। ट्रांसलेट द लैटिन वर्ड ऑफ द टेसू, टेसू का तुम्हारे पास क्या होगा, लैटिन वर्ड मतलब क्या होता है आपके सामने, जैसे कहते हैं एंटी टेसू, यानी कफ के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। अब ये कफ के बारे में होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लीन एयर वेव होता है, ठीक है, मतलब आपका जो सांस लेने वाला पोर्शन होता है उसको क्लीन करने के लिए, कफ के लिए हम टेसू वर्ड करते हैं, जैसे एंटी टेसू ड्रग्स आती है। ए सेंसेशन ऑफ फॉलिंग इज नोन है, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने,
वो बोला जाता है, क्या बोलते हैं, वर्टिगो बोला जाता है। इतना कहानी थी आपके सामने एक एक नंबर का। ये नीचे भी एक का नंबर का भाई याद रखना, ऐसा नहीं कि 20 नंबर दे दिया जाएगा यहाँ से। अब एक बार इसको पढ़िए क्या दे दिया गया है यहाँ से, ठीक है। इसमें सबसे लास्ट में जाएंगे, इसको हमने क्या कर दिया है, ठीक है। देखो कह दिया आउट, यानी डिफाइन आउट पेशेंट क्या होते हैं। दूसरा एंटी मलेरियल क्या होता है, हिमेटोलॉजी क्या होता है, पीएफटी क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस, एनडीपीसी क्या होता है, पेडियाट्रिक एनीमिया, और यहाँ पर क्या हो गया आपके सामने ट्राइजेकुलर क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। सबसे पहले देखिए क्या लिख रखा आपके सामने, कह दिया है आउट पेशेंट क्या होते हैं। वे मरीज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, केवल डॉक्टर को दिखाकर दवा लेकर चले जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आपके सामने, आउट पेशेंट बोला जाता है, आउटडोर पेशेंट बोला जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट में क्या लिख रखा, एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, ऐसी दवा जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने या मारने का काम करते उसी को एंटी माइक्रोबियल। अब याद रखना यहाँ भाई तुर्रम खाना बनना कि भाई एक एक पेज लिख दें, भाई एक एक नंबर का एक लाइन बहुत है, ठीक है, अपना समय बचाना मेरे भाई, ठीक है। तो यानी एंटी माइक्रोबियल क्या होती है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने तथा मारने का काम करते उसी को एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, हिमेटोलॉजी यानी ब्लड की जो स्टडी करते हैं, यानी तुम्हारे पास क्या हो गया, ब्लड का अध्ययन, ठीक है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है आपके सामने, हिमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, व्हाट इज पीएफटी, पीएफटी क्या होता है आपके सामने, पी से क्या होता है पल्मोनरी, एफ से फंक्शन, टी से क्या होता है टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है यहाँ से। नेक्स्ट में दवाओं के साइड इफेक्ट की निगरानी और, ठीक है, रोकता। अब देखो इसमें क्या लिख रखा, फार्माको विजिलेंस हमसे पूछा, अरे भाई कहाँ रॉड भाई, ठीक है, फार्माको विजिलेंस पूछा है, दवाओं के साइड इफेक्टिव की निगरानी और रोकथाम का अध्ययन करना फार्माको विजिलेंस कहलाता, क्या कहलाता, फार्माको विजिलेंस कहलाता। नेक्स्ट में एनडीपीसी का फुल फॉर्म पूछा है, एन से नार्कोटिक, डी से ड्रग्स, साइकोट्रिक सब्सटेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, पेडियाट्रिक क्या होता है, ऐसे डॉक्टर, ठीक है, ऐसे डॉक्टर जो बच्चों के स्वास्थ्य और रोगों का अध्ययन करते हैं, यानी ट्रीट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट में एनीमिया लिख रखा, देखो एनीमिया कह दिया आपके सामने, यानी ब्लड में आयरन की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आयरन कमी में मेनली हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको एनीमिया बोला जाता है, ठीक। अब क्या लिख रखा है, डिफाइन ट्राइजेकुलर क्या होता है, ट्राइजेकुलर वे दवा जो, ठीक है, चिंता का तनाव को कम करती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्राइजेकुलर बोलते हैं। अब लिस्ट में क्या लिख रखा, डिफाइन मियोसिस, मियोसिस एक तरह का विभाजन अभिक्रिया है, विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक सेल विभाजित होकर 4 हाप्लॉइड, मियोसिस का रखा मतलब एक सेल क्या करेगा, पहले 2 सेल बनाएगा, फिर क्या करेगा, भन्न से ये भी 2 सेल बना देगा, ठीक है, भन्न से ये भी 2 सेल बनाएगा, इस प्रक्रिया को मियोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहा है आपका टोटल मेरे भाई हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का फुल डिटेल आपका पेपर सोल्यूशन, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट 46 मिनट के अंदर हमने A to Z तरीके से इसको कवर अप करने की कोशिश की है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट करके केवल मात्र 25 रुपये में इसको आप प्राप्त कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे PDF के फॉर्म में, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट में।